दोस्तों ये कहानी देख तुम्हें ये बात पता चलेगी कि क्या एक लड़के और लड़की के बीच दोस्ती का रिश्ता हमेशा बरकरार रह सकता है या फिर उस दोस्ती का मोहब्बत में बदल जाना उस दोस्ती की आखिरी मंजिल होती है। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर यू को देखते हैं जो अपने स्कूल फेस्टिवल के दौरान साइंस क्लब की ओर से प्रिजर्व फ्लावर एक्सेसरीज बेच रहा था पर उन्हें कोई नहीं खरीदता, इसीलिए वो मायूस होकर अपने क्लब में आ जाता है। और यहाँ आते ही उसे सामने देखने को मिलती है एक खूबसूरत सी लड़की। ये यू के पास जाकर उससे कहती है तुम यू हो ना साइंस क्लब से, तुम अपने स्टोर से चले गए थे, कुछ लड़कियां यहाँ खरीदारी करने आई थी। यू कहता है कि अगर वो यहाँ होता भी तब भी उससे कोई कुछ नहीं खरीदता और वो लड़की बताती है कि यू का लगभग सारा सामान बिक चुका है। जो बात सुन यू दूसरी ओर देख इस लड़की को शुक्रिया कहता है क्योंकि इसी लड़की ने यू के लिए उसके आइटम्स को बेचा है। तभी वो लड़की कहती है मुझे साइंस क्लब के सातों सेंसे से पता चला है कि तुम्हें ऐसे 100 आइटम्स बेचने हैं, पर आखिर ऐसा क्यों? पर यू नोटिस करता है कि ये लड़की उसके कितने ज्यादा करीब है और इसके बाद यू उसे बताता है कि एक दिन वो अपना एक स्टोर खोलना चाहता है और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जॉब करे और इसी वजह से यू की अपने माता पिता के साथ बहस हो गई। उसके माता पिता ने कहा कि अगर वो ऐसे 100 आइटम्स बेच लेता है तो वो अपनी मर्जी का जो चाहे वो काम कर सकता है। वो लड़की कहती है जाहिर सी बात है कि तुम्हारे माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी आगे की जिंदगी परेशानियों से भरी हो, तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो। यू कहता है तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो कौन तुम? लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि अब वो यू की मदद करेगी उसका बाकी का सामान बेचने में। अरे वैसे मेरा नाम हिमारी है। अगले सीन में हम यू को हाई स्कूल में देखते हैं। वहीं उसकी क्लास में हिमारी भी होती है जो कुछ लड़कियों से बात कर रही थी और इस दौरान हम हिमारी के गले में एक अजीब सा नेकलेस देखते हैं जिसके बाद यू हमें बताता है कि हिमारी से मिले उसे 2 साल हो गए हैं और स्कूल फेस्टिवल के अगले दिन उसने हिमारी की मदद से उन सारे आइटम्स को बेच लिया था और अब यू ने इन आइटम्स को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है और यू अपने इस काम में हमेशा मगन रहता है और यू के परिवार को उसका ये काम करना पसंद नहीं है और यू को लगता है कि वो इसी काम के लिए बना है। और अचानक ही पीछे से हिमारी आकर यू को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो? हाँ चलो आज के लिए बहुत काम हो गया। और यू कहता है कि नहीं अभी उसे थोड़ा और काम करना है। लेकिन तभी वो फिर से यू को पकड़ लेती है। यू कहता है तुम मिडिल स्कूल से अब तक जरा भी नहीं बदली, चलो अब जल्दी मेरी पीठ से उतरो। और ये बात सुन हिमारी यू को और जोर से पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मुझे जैसी प्यारी सी लड़की तुम्हारी पीठ पर चढ़ी हुई है। और यू कहता है तुम लड़की नहीं गोरेला हो। इस बात से हिमारी नाराज हो जाती है और हमें पता चलता है कि हिमारी से दोस्ती करने के बाद से यू की जिंदगी ऐसी ही चल रही है। यू की मदद करने की वजह से मिडिल स्कूल में उसने हिमारी से पूछा भी कि हिमारी ने उसकी मदद क्यों की। हिमारी बताती है कि वो भी उन आइटम्स को बेचना चाहती थी, बस इसीलिए उसने उसकी मदद की। जिसके बाद वो यू से कहती है कि हमें एक साथ मिलकर एक फ्लावर एक्सेसरीज स्टोर खोलना चाहिए क्योंकि तुम ये काम करने में बहुत माहिर हो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि जब यू गार्डन में जाता है फूलों को काटने के लिए तो इस बात से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और हिमारी को यू की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यू दिल का बहुत अच्छा है। साथ ही उसे यू की आंखें भी बहुत प्यारी लगती हैं। जब यू फोकस के साथ काम करता है तब उसकी वो प्यारी आंखें सिर्फ एक जगह पर टिक जाती हैं। इसलिए यू तुम मुझसे वादा करो कि तुम सिर्फ मेरे सामने अपनी वो पैशनेट आंखें दिखाओगे और किसी के सामने नहीं, और बदले में मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूंगी। और इसी तरह हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड्स बनाना चाहिए और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर अगले सीन में प्रेजेंट में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ हिमारी कहती है अगर तुम 30 साल की उम्र तक अपना एक स्टोर नहीं खोल सके तो मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे शादी करनी पड़ेगी। यू कहता है ऐसे मजाक करना बंद करो, तुम्हारे बड़े भाई हिमारी और मुझे अपना छोटा भाई कहकर बुलाने लगे हैं। दोस्तों हिमारी के भाई यू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उसकी शादी हिमारी से हो। हिमारी पूछती है क्या तुम अभी अपनी एलिमेंट्री स्कूल की क्रश का इंतजार कर रहे हो? मुझे लगता है कि अब तुम्हें पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में जीना शुरू कर देना चाहिए और अपने लिए एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। यू कहता है तुम्हें मेरे इतने पास देख कोई लड़की मेरे करीब आती ही नहीं। इसके अलावा हिमारी अपने बाकी के दोस्तों के सामने सिर्फ यू की ही बातें करती रहती है। लेकिन इसके बाद हिमारी बताती है कि उसे रोमांस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और हिमारी का कहना है कि जब तक यू अपना स्टोर नहीं खोल लेता तब तक वो शादी नहीं करेगी। और यू अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी किसी बुरे आदमी से कर देंगे, फिर ना जाने वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। यू कहता है आज के जमाने में अरेंज मैरिजेस कहां होती हैं और हिमारी बताती है कि उसके परिवार में ऐसा होता है। सो यू कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो तभी हिमारी हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। बेचारी यू का बैठे बैठे मजाक हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपने घर पर आ चुका है और यहाँ उसे हिमारी की कही एक बात याद आती है। यू ये प्यार की चीजें मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती, पर क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यू बताता है कि गर्लफ्रेंड तो छोड़ो लड़कियां उस पर ध्यान ही नहीं देती। ये बात सुन हिमारी को एक आइडिया आता है और वो कहती है अगर 30 साल की उम्र तक हम दोनों ही सिंगल रहे तब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, ओके? और इसके बाद हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर तुम्हारे स्टोर का भी काम करवाएंगे। सो यू यहाँ कहता है कि उसे मासूम सी लड़कियां ज्यादा पसंद है। और ये बात सुनते ही हिमारी यू के ऊपर कूद पड़ती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपनी बहन के पास अपने आइटम्स लेकर आता है। शायद से उसकी बहन का एक जनरल स्टोर है और यहीं पर यू अपनी फ्लावर एक्सेसरीज बेचता है। अब अगले दिन स्कूल में हिमारी का एक सीनियर उससे पूछता है कि क्या तुम उस लूजर से लड़के को डेट कर रही हो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है? सो हिमारी कहती है कि आपको इससे क्या मतलब? और इसके बाद अपना काम करते हुए हिमारी मन में कहती है बेवकूफ कहीं का, वो जानता ही नहीं कि यू कितना कमाल का है। मैं यू के सपने को पूरा करने के लिए उसकी मदद करना चाहती हूँ, ना कि किसी रिलेशनशिप में आकर उसे किस करना और उसके साथ सोना। और किसी दिन जब यू की गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब मैं चाहूंगी कि वो मेरे और यू के बीच के रिश्ते को समझे। दूसरी ओर यू जो कि वेंडिंग मशीन से दूध लेने आया था उसे उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है और हम देखते हैं कि ये लड़की यू के साथ दूरी बनाए हुए हैं। यू ये बात नोटिस कर लेता है पर तभी यू को उसके हाथ में एक ब्रेसलेट नजर आता है जो यू के द्वारा ही बनाया गया है और अचानक ही हम देखते हैं कि वो ब्रेसलेट नीचे गिरकर टूट जाता है। वो लड़की इस बात से उदास हो जाती है। सो यू कहता है मैं इसे तुम्हारे लिए फिक्स कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ यू को भी नहीं पता कि क्यों, और वो इस लड़की की मदद करना चाहता है और वो लड़की यू पर भड़क जाती है। यू उससे माफी मांगकर यहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि उसे क्या लग रहा था। उसकी मदद की बात सुन वो लड़की खुश होगी। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि क्लास के दौरान हिमारी यू को मैसेज करके परेशान कर रही थी। मैसेजेस में वो लिख रही थी कि क्या मैं तुम्हारे लिए उस काले बालों वाली लड़की को ढूंढ दूं। सो गुस्सा होकर यू क्लास के बीच में ही हिमारी पर चिल्ला पड़ता है। सो टीचर आकर कहते हैं तुम क्लास के बीच में चिल्ला क्यों रहे हो? अब अगले दिन में हम देखते हैं कि हिमारी यू से कह रही होती है कि यार इस तरह से उदास मत हो, होता रहता है ये सब। लेकिन तभी यू से मिलने के लिए शिंजी नाम का ये लड़का आता है। यहाँ हिमारी को देख वो कहता है तो कैसी चल रही है जिंदगी? हिमारी कहती है तुम्हारी बदौलत मैं अपनी बेस्ट हाई स्कूल लाइफ जी रही हूँ। वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरे प्यारे यू को जो लिए हुए हो। और फिर यू को लेकर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। जिसके बाद यू कहता है तुम दोनों मिडिल स्कूल में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो अब एक दूसरे के साथ अच्छे से बात क्यों नहीं करते? हिमारी बताती है कि उसने अपनी बोरियत की वजह से शिंजी को डेट किया था, उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी। और दोस्तों एक और वजह ये है कि उस टाइम पर शिंजी की 5 गर्लफ्रेंड थी और बाकी की 4 हिमारी को बुली किया करती थी। ये दोनों यहाँ खिड़की से चिल्ला चिल्लाकर एक दूसरे की बुराइयां करने लगते हैं। सो अब यू पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए थे शिंजी? शिंजी पूछता है यू क्या कल तुमने वेंडिंग मशीन के पास किसी लड़की से बात की थी? यू के ज़हन में तुरंत वो लड़की आती है। जिसके बाद शिंजी कहता है रिन तुम अपना ब्रेसलेट सही करवा सकती हो। और तभी ये लड़की यहाँ आती है पर हमें पता चलता है कि हिमारी इस लड़की को पहले से जानती है। अब लंच के दौरान हिमारी बताती है कि मुझे पता नहीं था कि रिन शिंजी की चाइल्डहुड फ्रेंड है क्योंकि वो दूसरे मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। पर हिमारी के भाई और रिन की बहन दोनों एक ही क्लास के हैं और इसी वजह से हिमारी रिन को पहले से जानती है। जिसके बाद हिमारी बताती है कि स्कूल फेस्टिवल के अगले दिन यू के सारे आइटम्स बेचने में मदद रिन की बड़ी बहन नहीं की थी क्योंकि वो एक मैगजीन की मॉडल थी और शायद रिन को वो ब्रेसलेट अपनी बड़ी बहन से ही मिला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यू रिन का ब्रेसलेट चेक करने लगता है। वो यू को घूरते हुए कहती है तुम इसे ठीक कर पाओगे कि नहीं? सो तभी हिमारी कहती है कि यू को ऐसे मत खोलो, वो घबरा जाएगा। जिसके बाद रिन अपने गुस्से वाला चेहरा शीशे में देख घबरा कर गिर जाती है। ये दोनों पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना? पर वो कहती है तुम बस जल्दी से मेरा ब्रेसलेट ठीक कर दो। पर तभी हिमारी कहती है तुम अपना ही चेहरा देख कर डर गई, बताओ तो? रिन कहती है कि मैं
भी तुम्हारी गलती की वजह से। और इसके बाद रिन हिमारी को कुछ इस प्रकार पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि मैं अब तक भूली नहीं हूँ, बचपन में तुम किस तरह मेरे पसंदीदा टॉयज मुझसे चुरा लेती थी। रिन यहाँ पर बिल्कुल किसी डीमन ओनी की तरह लग रही है। यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि हिमारी यहाँ हार रही है और अगली पल में हिमारी रिन की चेस्ट दबाने लगती है, जिससे रिन पैनिक करने लगती है और ये सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। जिसके बाद हिमारी को अलग बैठा दिया जाता है एज अ पनिशमेंट और यू फोकस्ड होकर रिन का ब्रेसलेट ठीक करने लगता है। हिमारी बताती है कि यू हमेशा अपना काम 100% कंसंट्रेशन के साथ करता है और फिर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब रिन का ब्रेसलेट ठीक करते हुए शाम हो जाती है और हिमारी और रिन यू को देख अपनी हंसी रोक रही थी, क्योंकि इन दोनों ने यू की इस तरह चोटियां बना दी हैं। बेचारा यू अब बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है, जो देख हिमारी और रिन को बहुत हंसी आती है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि रिन का ब्रेसलेट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अकेला ही घर जाने लगता है। जिसके बाद रिन हिमारी से इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। हिमारी बताती है कि ये दोनों मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद हिमारी मन में कहने लगती है कि मैं और यू तब तक एक साथ रहेंगे जब तक यू एक्सेसरीज बनाना बंद नहीं कर देता। लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है। यहाँ रिन कहती है कि उसकी माँ उससे हमेशा कहा करती कि जिन लोगों का दिल साफ होता है वही ऐसी चीजें बना सकते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाएं। हिमारी कहती है आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? तभी रिन यू की एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है इसमें तुम ये ब्रेसलेट पहने हुई हो, ये किसी ऐसे ने बनाया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता होगा, है ना? और वो यू ही है ना? और यहाँ पर हिमारी का ये वहम टूट जाता है कि उसकी और यू की दोस्ती आखिर तक सही सलामत रहेगी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम यू को ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं, जो रिन के बारे में ही सोच रहा था। और तभी उसकी बहन वहां आती है। जिसके बाद साकुरा को पता चलता है कि एक लड़की ने यू से उसका ब्रेसलेट ठीक करने को कहा था। जो जान साकुरा कहती है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तक वो हिमारी की पसंद के अनुसार अपनी एक्सेसरीज बना रहा था, इसलिए वो सब देखने में एक जैसी लग रही थी। मगर इस दूसरी लड़की से बात करके वो अपने आइटम्स में इंप्रूवमेंट कर सकता है। यू कहता है पर सेल्स तो अच्छी चल रही है, तो बदलाव करने की क्या जरूरत है? सो साकुरा कहती है कि तुम्हें हमारी डील तो याद है ना कि अगर तुम 30 साल की उम्र तक अपना स्टोर नहीं खोल सके तब तुम्हें हार मानकर एक जॉब करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो हिमारी से भी शादी कर सकता है। वो लड़की काफी समझदार है। अब इसके बाद यू अपने स्कूल में भी इसी बारे में सोच रहा था कि क्या उसे सच में अपनी एक्सेसरीज में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। दूसरी ओर हम शिंजी को देखते हैं जो रिन से कह रहा था कि तुम्हें अपनी अगली चाल चलने के लिए मेरी जरूरत तो पड़ने ही वाली है। और तभी वहां हिमारी आ जाती है और शिंजी और हिमारी के बीच फिर से बहसबाजी होने लगती है। और तभी वहां दो लड़कियां आकर शिंजी को बुलाने लगती हैं, इसलिए शिंजी यहां से चला जाता है। जिसके बाद हिमारी रिन से कहती है मैं एक बहुत अच्छा आइडिया लेकर आई हूं। दूसरी ओर जब यू फूलों को पानी दे रहा था तभी उसके पास हिमारी आ जाती है और कहती है कि आज क्लास के दौरान तुम बहुत गहराई से इसी बारे में सोच रहे थे। वो क्या था? यू बताता है कि वो अपनी एक्सेसरीज में थोड़ी इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसकी बहन ने उसे कहा था। जो बात जान हिमारी कहती है कि उनका कहना बिल्कुल सही है, हमें कस्टमर के पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचना चाहिए। यू पूछता है कि क्या उसे रोमांटिक टाइप एक्सेसरीज बनानी चाहिए? हिमारी कहती है कि हां बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों को रोमांटिक चीजें बहुत पसंद आती हैं। यू कहता है पर तुम तो रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो कहती है मैं नहीं जानती तो क्या हुआ, पर मुझे कन्फेस करने के लिए बहुत सारे लड़के आते हैं, इसलिए मुझे तो लगता है कि प्यार का मतलब किसी के साथ रात गुजारना होता है। यू कहता है कि उसे लस्ट कहते हैं, प्यार नहीं। सो हिमारी कहती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तब हम उसे किस करना चाहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है ना? वैसे यू तुम्हें किस टाइप की चीजें एक्साइटेड करती हैं? क्या तुम्हें रिन जैसी लड़कियां पसंद हैं? यू पूछता है कि अरे बीच में ये रिन कहां से आ गई? हिमारी कहती है कि वो बहुत ज्यादा सेक्सी है, उसे इमेजिन करना काफी आसान रहेगा। यू बताता है कि आज तक उसे किसी भी लड़की को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे उस लड़की को किस करना चाहिए। हिमारी कहती है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? यू कहता है नहीं, क्योंकि हम किस उसी को करना चाहेंगे जिसे हम पसंद करते हो। हिमारी कहती है पर हमारे केस में हम दोनों ही नहीं जानते कि किस करना कैसा फील करता है और एक दूसरे को किस करके हम इस फीलिंग का एहसास कर सकते हैं। ये बात सुनिए मन में कहता है मैं ये तो जानता था कि ये बेवकूफ है, पर इतनी ज्यादा ये नहीं पता था। और तभी हिमारी यू का हाथ पकड़ कहती है क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? यू कहता है क्या मैं तुम्हें कोई ठगी नजर आता हूं जो सिर्फ लड़कियों से चिपकने के बारे में सोचता है? पर हिमारी कहती है क्या हम अब किस करें? अब हिमारी का इतना प्यारा चेहरा देख यू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। जैसे जैसे हिमारी यू के करीब जाती है यू का दिल जोरों से धड़कने लगता है और अगले ही पल में हिमारी हंसते हुए कहती है तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें किस करूंगी? हां बेचारा यू। यहाँ पर तो हिमारी ने उसका पोपट कर दिया। हिमारी कहती है कि चलो इतना उदास मत हो, हम दोनों इस सैटरडे कहीं घूमने चलेंगे। और फिर सैटरडे के दिन हम देखते हैं कि यू हिमारी और हिमारी के भाई के साथ कहीं जा रहा होता है। हिमारी कहता है तो मेरे प्यारे छोटे भाई हम बहुत लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं, है ना? यू मन में कहता है इनकी बातें हमेशा ऐसी ही होती हैं जैसे मैं और हिमारी शादी कर चुके हैं। जिसके बाद यू कहता है कि आप और मेरी बड़ी बहन दोनों क्लासमेट थे, है ना? हिमारी कहता है कि हां हाई स्कूल में हर कोई साकुरा के टैलेंट की तारीफ करता था, वैसे यू तुम्हारे अंदर भी एक्सेसरीज बनाने का खुफिया टैलेंट है और तुम जब चाहो तब हमारे यहाँ आकर काम कर सकते हो मेरे प्यारे छोटे भाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी यू को एक जगह लाकर छोड़ देता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी कंपनी का काम करना है। यू को समझ नहीं आ रहा था कि भैया हो क्या रहा है। तभी वहाँ हिमारी आ जाती है। वो कहती है कि तुम ये नॉर्मल से कपड़े पहनकर आए हो, क्योंकि दोस्तों हिमारी खुद बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनकर आई थी। यू कहता है कि तुम्हारे भाई मुझे बहुत जल्दबाजी में यहाँ लेकर आए हैं। हिमारी कहती है उनका ऐसा करना जरूरी था क्योंकि आज यहाँ हमारे साथ कोई और है। तभी दोस्तों पीछे से रिन आती है। फिर अगले सीन में हम इन तीनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं और यहाँ यू को रिन से बात करने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी हिमारी यू से पूछती है कि वो अपना नया प्रोडक्ट किस स्टाइल में बनाने वाला है। यू कहता है कि उसने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। सो हिमारी कहती है तब तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है यू, क्योंकि रिन तुम्हारे लिए मॉडल बनने को तैयार है। यू कहता है क्या तुमने इसे बता दिया कि वो एक्सेसरीज मैं बनाता हूँ? हिमारी कहती है कि उसने बताया नहीं बल्कि रिन ने खुद पता लगा लिया और इसके अलावा रिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है क्योंकि तुमने उसका ब्रेसलेट ठीक किया था। तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है जो हम दोनों जैसी प्यारी लड़कियां तुम्हारी मॉडल बन रही हैं और इसके अलावा हम रिन की कन्फेक्शनरी शॉप पर शूट भी कर सकते हैं। ये बात सुन रिन हैरान हो जाती है और फिर वो इस बारे में अपनी मां से फोन पर बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यू पूछता है हे हिमारी तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं कर रही, रिन भी तुम्हारी तरह बहुत शर्मीली है इसलिए वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब अगले सीन में हम यू को उसकी एक्सेसरीज से रिलेटेड सामान की शॉपिंग करते हुए देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी और यू ये देखने लगते हैं कि रिन के ऊपर किस टाइप की एक्सेसरीज अच्छी लगेंगी। पर अगले ही पल में यू कहता है कहीं तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही रिन? वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तभी हिमारी यू का मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या ये तो कुछ ज्यादा ही सोचता है और बस अपने ख्यालों में गुम रहता है, जिससे यू लड़कियों की तरह शर्माने लगता है जो देख रिन हंस पड़ती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी रिन को एक्सेसरीज पहनाकर देख रही थी कि उस पर क्या क्या जच रहा है। तभी हिमारी कहती है यू तुम रिन को वो नेकलेस पहना दो। यू कहता है पर इससे तो रिन को अनकंफर्टेबल फील होगा, पर रिन कहती है कि उसे चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू रिन को वो नेकलेस पहनाने लगता है पर इससे रिन बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। जो देख हिमारी कहती है कि रिन का फैशन सेंस बहुत ही सेक्सी है। ये सुन रिन का चेहरा शर्म के मारे लाल लाल हो जाता है और अगले पल में वो हिमारी की गर्दन पकड़ लेती है। फिर अगले सीन में ये फ्लावर शॉप पर आते हैं अपने नए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फ्लावर देखने, पर यहाँ रिन को बहुत ही खूबसूरत ये पर्पल फ्लावर दिखते हैं। रिन कहती है क्या ये फूल देख तुम्हें कुछ याद आया? यू कहता है क्या? वो कहती है अरे कुछ नहीं। जिसके बाद यू हिमारी से कहता है कि उसे यहाँ से ऐसे फूल खरीदने चाहिए जो वो अपने गार्डन में नहीं उगाते। पर तभी हिमारी कहती है मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तब तक तुम रिन के पास रहना। जिसके बाद हिमारी इन दोनों को अकेला छोड़कर जाने लगती है। दोस्तों हिमारी जानबूझकर इन दोनों को करीब ला रही है क्योंकि हिमारी के मुताबिक रिन यू की काबिलियत को उससे भी ज्यादा समझती है। जिसके बाद यू रिन से बात करने की कोशिश करते हुए पूछता है कि तुम और हिमारी एलिमेंट्री स्कूल में दोस्त थे क्या? रिन बताती है कि नहीं, वो और उसकी माँ हिमारी के घर पर केक डिलीवर करने जाया करते थे। उस टाइम पर हिमारी हमेशा अपने कमरे में बुक्स पढ़ा करती। हिमारी की माँ ने रिन से हिमारी की दोस्त बनने को कहा। सो रिन ने हिमारी के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। जिसके बाद यू यहाँ पूछता है तुम्हें इनमें से कौन सा फ्लावर पसंद है? रिन बताती है कि उसे बड़े फूल पसंद है। यू मन में कहता है बड़े फ्लावर्स बिल्कुल तुम्हारे बड़े बड़े। मन में
क्या सोच रहा हूँ, जिसके बाद यू ट्यूलिप्स नाम के फ्लावर सजेस्ट करता है जो प्यार को रिप्रेजेंट करते हैं और ये फूल काफी अलग अलग ढंग से खिलते हैं। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेते हैं। यू बताता है कि उसे शुरुआत से ही फूलों को देखना उन्हें निहारना पसंद है, इसीलिए उसने कभी बेसबॉल और सॉकर जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। अरे मैं भी क्या ये तुम्हें बताने लग गया। वैसे बताओ तुम्हें कौन सा फूल पसंद है। और तभी रिन उससे पूछती है कि आखिर उसे फूल इतने पसंद क्यों है। और यहाँ रिन की प्यारी आंखें देख इनमें खोया हुआ यू उसे बताता है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब वो अपने परिवार के साथ एक बोटेनिकल गार्डन में गया। जब वो वहाँ घूम रहा था तब उसे वहाँ रोती हुई एक लड़की दिखाई थी। वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी, इसीलिए यू उसके साथ उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगा और वहाँ उस लड़की को एक फ्लावर बहुत पसंद आया जो मैंने उसके लिए खरीद दिया। फिर अपने माता पिता के साथ जाते हुए उस लड़की ने मुझसे कहा कि वो इस फूल को देखते हुए यू को हमेशा याद करेगी और फिर उसके बाद से ही मेरे दिल को फूल भाने लगे। और दोस्तों अपनी इस कहानी के बारे में यू ने हिमानी के अलावा कभी किसी को नहीं बताया, और तभी रिन कहती है कि वो फूल बहुत खूबसूरत था और तुमने बताया कि वो फूल उसके बालों पर बहुत जच रहा था, है ना। मुझे अपने बाल शुरुआत से ही कुछ खास पसंद नहीं थे, पर जब तुमने मुझसे वो बात कही मुझे अपने बाल अच्छे लगने लगे। और दोस्तों यू ये बात समझ जाता है कि बचपन में उसे जो लड़की मिली थी वो रिन ही थी और इन दोनों के बीच ये प्यारा सा मोमेंट बहुत अच्छा था। अब शाम हो जाती है और हिमानी वापस नहीं लौटी, इसलिए यू उसे कॉल करने ही वाला था, पर तभी रिन कहती है कि हम अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोस्तों दूसरी ओर हिमानी अपने घर आ चुकी थी और यहाँ हिमानी वो बात याद करती है जो रिन उससे कही कि जब उसकी बड़ी बहन ये ब्रेसलेट लाई तब अचानक ही हिमानी के जहन में बचपन का वो किस्सा याद आया और रिन के मुंह से वो कहानी सुनकर हिमानी ये बात समझ गई कि ये वही कहानी थी जो यू ने उसे सुनाई थी। और ये जानने के बाद हिमानी ने फैसला किया कि वो यू और रिन को एक साथ लाएगी। पर अब जाकर हिमानी को समझ आया कि उन दोनों को करीब लाने के लिए उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किस्मत खुद ब खुद सब कर देगी। और मैं इस बात से खुश हूँ कि वो दोनों एक साथ आ जाएंगे। पर जब मैंने यू को रिन के साथ देखा तब उस पल में यू मुझे खुद से बहुत बहुत दूर नजर आया, जैसे उस तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन हो। अब अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो पिछली 2 रातों से सोया नहीं है क्योंकि उसकी बचपन की क्रश ने अचानक ही उसे प्रपोज कर दिया एंड उसके बाद से उसकी बातचीत हिमानी से भी नहीं हुई। और इसके बाद हिमानी से उसकी मुलाकात स्कूल में होती है, पर यहाँ भी उससे काफी दूर रह रही थी। यही देख यू पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से। वो कहती है कुछ भी तो नहीं हुआ, पर यू साफ देख पा रहा था कि हिमानी उससे दूरी बना रही है, इसलिए यू से पूछता है कि क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। वो कहती है नहीं, पर मुझे तुमसे 3 मीटर दूर रहना पड़ेगा। और तभी यू के पास रिन आ जाती है और वो उससे गुड मॉर्निंग कहती है। यू कहता है तुम्हें भी गुड मॉर्निंग, जिससे रिन यहाँ खुश हो जाती है और फिर यू से पूछती है कि क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। सो यू उसे हिमानी के बारे में बताता है जो जान रिन कहती है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, जिसके बाद वो हिमानी को पकड़ लेती है। अब एक साथ क्लास की ओर जाते हुए भी रिन और हिमानी के बीच में बहसबाजी हो रही थी जो देख यू सोचता है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता बड़ा ही अजीब है। पर अगले ही पल में रिन यू को उसके हाथ की बनी हुई कुकीज देती है। यू देखता है कि ये कुकीज बहुत ही ज्यादा प्यारी है, जिसके बाद रिन वहां से चली जाती है और हिमानी कहती है कि वाह क्या प्यार है। और फिर लंच के दौरान हिमानी कहती है शायद तुम हमेशा तुम दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए। यू कहता है कि ये सब तुम क्या कह रही हो, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। हिमानी पूछती है कि क्यों, तुम उसे डेट क्यों नहीं कर रहे। पर यू से पूछता है उस दिन भी तुम वहां से इसीलिए चली गई थी क्योंकि तुम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, है ना। पर यू देखता है कि हिमानी का चेहरा शर्म की वजह से लाल पड़ गया है, इसीलिए यू कहता है देखो जैसा तुम सोचती हो मेरे और रिन के बीच का रिश्ता वैसा नहीं है, और वैसे भी रिन मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। सो हिमानी कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और यही कहकर वो यहाँ से चली जाती है। यू सोचता है कि इसे क्या हो गया और ये उस तरह से शर्मा क्यों रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपनी एक्सेसरीज बनाने का काम कर रहा है। हिमानी और रिन वहीं पर होती है। यहाँ यू रिन को सब कुछ समझा रहा था और तभी वो हिमानी से कहता है कि वो उसे यहाँ पर परेशान न करे, और इसीलिए वो रिन से कहता है कि रिन उसकी हिफाजत करे। काम पूरा करके अब यू कहता है कल तक इस पर कलर अच्छे से आ जाएगा। हिमानी कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो यू, पहले तुम किस तरह मेरे करीब रहते थे पर अब नहीं। यू कहता है कि रिन के सामने ये सब बात करना बंद करो। पर हिमानी कहती है कि अगर रिन यहाँ ना होती तब तो तुम मेरे करीब आते और मुझे किस करने की कोशिश करते। यू कहता है कि बकवास करना बंद करो। हिमानी कहती है कि मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ, तुमने मुझे किस करने की कोशिश नहीं की। यू कहता है कि वो अलग बात थी, पर इनकी ये बातें सुन रिन को यहाँ से चले जाना ही सही लगता है। अब रिन के वहाँ से जाती ही हिमानी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। यू कहता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना। पर अगले ही पल में हिमानी यू का हाथ पकड़ उसे अपने करीब ले आती है और कहती है क्या अब तुम मुझे किस करना चाहोगे या फिर 30 साल की उम्र तक हमारी शादी का इंतजार करोगे। यू कहता है पर तुम तो ये सब मजाक करती थी, है ना। वो कहती है हाँ, पर ये मजाक कभी मैंने किसी और के साथ नहीं किया। यू को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इस क्लासरूम में ये दोनों बिल्कुल अकेले हैं और क्या अपने दोस्त को किस करना सही रहेगा। जिसके बाद वो हिमानी के करीब जाता है, पर तभी उसे हिमानी के हाथ में फोन नजर आता है। यू उसके हाथ से फोन लेकर देखता है कि हिमानी ने उसकी एक तस्वीर खींच ली है। यू गुस्से में कहता है कि तुम ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। हाँ, वो कहती है तुम्हें परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। और इसके बाद यू मन में कहता है मैं बस उसे किस करने ही वाला था। पर हिमानी यहाँ बहुत धीरे से कहती है तुमने करने में कितनी देर कर दी। यू पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। हाँ, पर वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं कुछ नहीं कह रही। भूल कहीं के वही यू परेशान होकर कहता है कि आखिर मुझसे चाहिए क्या। दूसरी ओर घर जाते हुए हिमानी कुछ तो सोच रही थी। अब अगले दिन शिंजी यू के पास आकर कहता है मैंने सुना कि तुम लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहे हो। अब इसके बाद अकेली बात करते हुए शिंजी यू से पूछता है और रिन के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है। और ये बात सुन यू थोड़ा पैनिक हो जाता है। जो देख शिंजी कहता है क्या तुमने अब तक रिन के कन्फेशन का जवाब नहीं दिया। यू कहता है हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। शिंजी कहता है उस बेचारी को कितने वक्त के बाद उसका प्रिंस चार्मिंग वापस मिला था, पर तुम बेचारी की किस्मत ही खराब है। सो यू कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो। हिमानी के अजीब बिहेवियर से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। शिंजी यू ये सुनकर पूछता है कि क्यों, उसे क्या हुआ। यू कहता है पता नहीं, पर वो कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रही है। शिंजी कहता है इंटरेस्टिंग। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरीज देख रही थी। इन दोनों को इतना करीब देख हिमानी कहती है तुम दोनों तो एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हो। पर इस मुद्दे की बात हटाते हुए यू अपने काम की बात करने लगता है। जिसके बाद यू रिन को अपनी मॉडल बनाकर उसकी फोटोज खींचना शुरू कर देता है। तभी हिमानी यू को परेशान करने की कोशिश करती है। सो यू कहता है कि मुझे परेशान मत करो। और इसके बाद वो सोचने लगता है मुझे ये तो पता है कि हिमानी के ऊपर किस टाइप की एक्सेसरीज जचेंगी, पर रिन के ऊपर क्या जचेगा। पर तभी उसे रिन के हाथ का ब्रेसलेट दिखाई देता है और फिर अगले ही पल में वो रिन के पास जाकर कहता है मैं क्वीन ऑफ द नाइट की तरह तुम्हारा शूट करना चाहता हूँ। पर अगले ही पल में वो कहता है लेकिन ये सब करने में कुछ दिन का वक्त लग जाएगा। लेकिन यू को इस तरह देख अब हिमानी रिन के कान में जाकर कुछ कहती है और रिन यहाँ बड़े प्यार से अब यू की ओर देखती है और इस मोमेंट में यू ऑटोमेटिकली उसकी फोटो खींच लेता है, जिससे बहुत ही प्यारी फोटो आती है। यू कहता है कि ये तो लाजवाब है। पर रिन कहती है कि क्या तुम्हारी और हिमानी के बीच। सो तभी हिमानी कहती है यार मैं तो मजाक कर रही थी। सो रिन गुस्से में आकर हिमानी के ऊपर कुछ फेंक देती है और इसके बाद यू से पूछती है कि फोटो कैसी आई है। यू कहता है बिल्कुल परफेक्ट। अब इस बात हिमानी के साथ घर जाते हुए यू पूछता है तुमने रिन के कान में क्या कहा था, और इस बारे में हिमानी यू को कुछ नहीं बताती। सो अब यू कहता है कि मैं रिन की उस तस्वीर का इस्तेमाल अपनी एक्सेसरीज के प्रमोशन के लिए कर सकता हूँ जिसका थीम रहेगा रोमांस। पर तभी हिमानी कहती है कि यू तुम मेरे लिए भी एक्सेसरीज बनाओगे ना, वही रोमांटिक टाइप। और यहाँ जिस तरह हिमानी यू से ये बात कहती है यू का जी करता है कि वो हिमानी की इसी शॉट में एक फोटो खींच ले, पर शायद वो चाहकर भी ऐसा कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि हिमानी बस उसकी एक अच्छी दोस्त है। हम सफर नहीं 2 साल पहले हमने एक वादा किया था कि हम हमेशा सिर्फ दोस्त रहेंगे और मैं वो वादा निभाऊंगा। इसलिए वो हिमानी को मना कर देता है कि वो उसके लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी नहीं बनाएगा क्योंकि वो सिर्फ उसकी दोस्त है। अब घर पर आने के बाद हिमानी इसी बारे में सोच रही थी कि यू ने उसे मना कर दिया ये कहते हुए कि वो सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त है। पर यहाँ हिमानी हमें बताती है कि यू उसके लिए एक दोस्त से बढ़कर है और उसने कई
कई बार दोस्ती की उस लकीर को लांघने की कोशिश की है, पर यूं ने कभी भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। और वैसे भी अफोन प्यार भरी नजरों से रिन की ओर देखता है। उसने कभी उन नजरों से मेरी ओर देखा ही नहीं, क्योंकि हर बार हमारे बीच में हमारी ये दोस्ती आ गई और शायद से वो यू का प्यार कभी नहीं बन पाएगी। लेकिन वो ये वादा करती है कि वो यू को एज अ फ्रेंड कभी उसे दूर नहीं जाने देगी। अब अगले सीन अगले दिन हम इन चारों को शाम के वक्त एक साथ पार्टी करते हुए देखते हैं। ये पार्टी है यू की नई एक्सेसरीज लॉन्चिंग के लिए, पर हिमानी यहाँ कहती है कि मैं शिंजी को यहाँ बुलाने वाली नहीं थी, वो तो यू ने कहा इसीलिए इसे बुलाना पड़ा। अब यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगती है। तो यू कहता है अभी तो लड़ना बंद करो यार, और इसके बाद यू यहाँ पर अपनी नई एक्सेसरीज दिखाता है जिसका जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। शिंजी कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, और इसके बाद यू प्यार से इस आइटम को रिन की ओर करता है। पर तभी अचानक हिमानी उसे थोड़ा हिला देती है और फिर उसकी इस एक्सेसरी की काफी सारी फोटोज खींचने लगती है। अब यही सब देख शिंजी यू से कहता है कि उसे ये एक्सेसरी रिन के बालों में लगानी चाहिए। रिन कहती है कि उसे इस बात से कोई एतराज नहीं है, जिसके बाद यू धीरे से इसे रिन के बालों में लगा देता है। रिन इसके लिए शुक्रिया कहती है, जो देखिए दोनों कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है भाई। जिसके बाद शिंजी कहता है यू तुम्हें रिन को अपनी मेन मॉडल बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम दोनों एक बहुत ही बढ़िया मैच हो। जोसन रिन कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ। जोसन यू कहता है तो फिर मैं मना क्यों नहीं करूंगा, पर तभी हिमानी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे मैं मतलब शिंजी का ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो क्या है कि लोग मॉडल्स के खिलाफ ऑनलाइन कुछ भी लिखते रहते हैं। सो शिंजी कहता है कि रिन को इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू कहता है कि तुम दोनों जरा शांत हो जाओ, और ये दोनों कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर हिमानी कहती है कि मॉडलिंग के काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। शिंजी कहता है कि अरे उसे मॉडलिंग करने तो फिर वो ये संभाल पाएगी या नहीं, ये बात की बात है, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो हिमानी। वो कहती है कि मैं परेशान नहीं हो रही, मैं तो बस रिन के भले के लिए बोल रही हूँ। पर थोड़ा सोचने के बाद यू कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया रहेगा। वैसे भी तुम्हें तो कहा था कि मुझे अपने काम के लिए नई इंस्पिरेशन चाहिए होगी, और मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आई। तुम अब रोमांस की बातें कर रही हो, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें रोमांटिक चीजें समझ नहीं आती, तो रिन को मॉडल बनाना काफी अच्छा फैसला रहेगा। और वैसे भी कभी कभी तुम मुझे बहुत परेशान कर देती हो। दोस्तों यू ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो हिमानी से कभी प्यार न कर बैठे। पर इसके बाद हम देखते हैं कि हिमानी अपने बैग में से कुछ निकालने लगती है, और इसके बाद वो पानी का ग्लास लेकर उसे यू के ऊपर डाल देती है, और इसके बाद स्ट्रॉ को अपने दांतों से चबाते हुए कहती है हमें इस दोस्ती को खत्म कर देना चाहिए यू, मैं अब तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। और ये बात सुन यू के भी होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद हम यू को स्कूल में देखते हैं, और हमें जानने को मिलता है कि यू ने हिमानी से बात करने के लिए उसे मैसेजेस भी किए, पर उसने उन मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया। यू कहता है मुझे ये तो समझ आ गया है कि हिमानी रिन के मेन मॉडल बनने की बात से खुश नहीं थी, पर ऐसा क्यों। जिसके बाद यू क्लास में आता है, और यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, इसलिए अब हिमानी को परेशान करने के लिए यू वहाँ चिप्स का एक पैकेट निकालकर अकेले ही खाने लगता है। ये देख हिमानी को काफी गुस्सा आता है। यू कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, पर हिमानी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसलिए अब यू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम एक साथ स्टोर नहीं खोल पाएंगे। और ये बात सुन हिमानी वहाँ बहुत उदास हो जाती है, और यही देख बाकी के बच्चे बात करने लगते हैं कि यू कितना ज्यादा निर्दयी और पापी है। पर तभी यू देखता है कि उसे हिमानी ने एक ईमेल फॉरवर्ड किया है जिसमें ये लिखा है कि हिमानी ट्रांसफर होकर अब टोक्यो से जाने वाली है। ये बात सुन यू परेशान होकर तुरंत हिमानी से पूछता है कि क्या तुम सच में टोक्यो छोड़कर जाने वाली हो। पर यहाँ हिमानी कुछ ऐसे हंसती है, और यहाँ यू भैया फंस गए। अब अगले सीन में जब यू हिमानी को ढूंढ रहा था, तभी वहाँ रिन आकर यू को हिमानी का वो ट्रांसफर ईमेल दिखाती है, और ये सब होने की वजह रिन खुद को मान रही थी, क्योंकि अगर वो मॉडल ना बनती तब ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें उसे ढूंढकर उससे बात करनी होगी। और इन दोनों के पास हिमानी को ढूंढने के लिए दही और कुकीज होती हैं। जिसके बाद ये दोनों एक जगह छुपकर इस सामान को टेबल पर रखकर हिमानी के यहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं। पर हिमानी तो इन दोनों के ऊपर ही बैठी हुई थी, और वो छलांग मारकर ये सामान ले लेती है। पर तभी यू उससे बात करने के लिए आता है, पर वो यू से बात करने से साफ मना कर देती है, और फिर वहाँ से भाग जाती है। सो यू उसके पीछे आकर उसे पकड़ता है और पूछता है कि क्या रिन के मेन मॉडल बन जाने से तुम इतना ज्यादा नाराज हो। सो हिमानी उसमें थप्पड़ मार के कहती है मैं रिन की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से नाराज हूँ। यू कहता है कि क्या मेरी वजह से तुमने पानी मुझ पर गिराया, क्लास के सामने बुरा मैं बना, और अभी थप्पड़ भी मुझे पड़ा। मैं तो बस तुम्हारे टोक्यो जाने से पहले तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम शायद से मैं बस तुम्हारे लिए टाइम पास का एक जरिया था। ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो कहो। लेकिन इनकी ऐसी बहसबाजी में यू से गलती से हिमानी के गले की एक्सेसरी टूट जाती है, जिस वजह से हिमानी को बहुत बुरा लगता है। यू कहता है मेरी बनाई एक्सेसरी के टूट जाने से तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। पर यहाँ पर रोते हुए हिमानी कहती है मैं भी तो तुमसे ये बात कह सकती हूँ, तुम्हारे लिए बस मैं तुम्हारी मदद का एक जरिया थी। तुमने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं, तुमने अपनी एक्सेसरीज के लिए रिन को अपना नया मॉडल बना लिया, तुमने मेरी जगह किसी और को दी थी। मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहती, और मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ सच में लोगों को मेरी जरूरत होगी। अब अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो अकेला बैठा हुआ था। तभी उसके पास शिंजी आता है, जो यहाँ रिन के कहने पर यू के पास आया है। यू यहाँ पूछता है आखिर तुमने मुझसे रिन को मेन मॉडल बनाने के लिए क्यों कहा था। शिंजी कहता है क्योंकि मैं तो प्यार करने वालों को साथ देखना चाहता था, और रिन के मेन मॉडल बन जाने के बाद वो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजार पाती। यू कहता है पर हिमानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन शिंजी पूछता है एक बात बताओ, क्या सच में तुम हिमानी को सिर्फ एक दोस्त मानते हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम हिमानी को पसंद करते हो, और इसीलिए कि कहीं तुम हिमानी को खो ना दो, इसीलिए तुम रिन को डेट करने से भी डर रहे हो। पर अब हिमानी ने फैसला कर लिया है कि वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ेगी। पर अगर इस तरह हिमानी सब कुछ छोड़कर चली गई तब इसकी वजह रिन खुद को मानेगी, और मैं अपनी बचपन की दोस्त को हमेशा पछतावे में जीता हुआ नहीं देखना चाहता। जो सुन यू कहता है तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। शिन कहता है अबे चुप कर और सोच के आगे तुझे क्या करना है। पर मैं तुझे बता दूं कि रिन जैसी गर्लफ्रेंड तुझे चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। सो अब यू हिमानी की इस टूटी हुई एक्सेसरी को देखते हुए सोचता है तो तुम चाहते हो कि मैं हिमानी को जाने से रोकूं। जिसके बाद वो हिमानी से चैटिंग के जरिए बात करता है। वो पूछता है कि तुम टोक्यो छोड़कर क्यों जा रही हो। वो कहती है ताकि मैं अपनी कीमत समझूं, पर तुम्हें ये बात कभी समझ नहीं आने वाली। पर यू मन में कहता है आखिर मुझे समझ कैसे ना आए, मैं सालों तक अकेला रहा, हर कोई मुझसे दूर रहता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एक्सेसरीज बनाने में था। कभी किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ी, पर हिमानी की वजह से मुझ में एक नई जान आई। मैंने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए हमेशा एक्सेसरीज बनाता रहूंगा, पर मेरे उस वादे को सही से ना निभाने की वजह से और वो मुझे छोड़कर जा रही है। जिसके बाद यू हिमानी से मॉडलिंग की जो भी बात हुई थी उसके लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि भले ही वो हिमानी के साथ रहे या ना रहे, वो टोक्यो जाकर भी वहाँ पॉपुलर हो जाएगी, और फिर मैं अपने सपने का पीछा करता हुआ पहले की तरह अकेला हो जाऊंगा। दूसरी ओर हम हिमानी को बहुत ज्यादा खुश देखते हैं, और हमें यहाँ पता चलता है कि हिमानी टोक्यो वो क्यों नहीं जाने वाली, ये सब एक झूठ था। वो तो बस यू को परेशान करना चाहती थी, और यू की एक्सेसरी टूट जाने पर भी उसने सिर्फ रोने का नाटक किया था, पर शायद ये बात सच नहीं है। जिसके बाद वो कहती है यू उससे माफी मांगता हुआ आएगा, और इसके बाद मैं जो चाहूंगी वो वही करेगा। जिसके बाद तो हिमानी सोच भी लेती है कि उसे यू से क्या 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 करवाना है। पर अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि यू हिमानी की ओर देखता तक नहीं। लंच ब्रेक के दौरान हिमानी यही सोचती है कि यू से माफी मांगने के लिए क्यों नहीं आया। अब इसके बाद घर पर भी हम देखते हैं कि हिमानी यू के फोन कॉल का इंतजार कर रही है, पर शाम से रात हो जाती है और यू का कॉल नहीं आता। हिमानी को लगता है कि शायद से यू इस बात से उदास होगा कि हिमानी टोक्यो छोड़कर जा रही है। जिसके बाद वो उसका इंस्टा चेक करने लगती है कि कहीं उसने कोई सैड सी स्टोरी तो नहीं लगाई, पर वो देखती है कि यू तो रिन के साथ मजे कर रहा है। और इसके बाद जो यू का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसकी मॉडल भी रिन ही बनी, और इसी वजह से हिमानी उदास होती है। उसे लगता है कि यू शायद से सच में उससे परेशान हो चुका है, और यही सोच हिमानी की आंखें नम हो जाती हैं। जिसके बाद हिमानी को उसके भाई के साथ देखते हैं। उसका भाई कहता है अगर तुम्हें भूख लगी हो तो करी चावल रखे हुए हैं, खा लेना। पर एक बात बताओ हिमानी, एक हफ्ता हो गया है और तुमने उससे अब तक बात नहीं की, आखिर बात क्या है, क्या उसने कोई गड़बड़ कर दी। पर इसके बाद जब हिमानी अपने भाई को सब कुछ सच बताती है तब उसका भाई उसी पर गुस्सा करने लगता है। तुमने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हाँ मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हें याद तो है ना हिमानी, तुम्हारे
और मिडिल स्कूल के दौरान हमारी एक डील हुई थी 200 एक्सेसरीज को बेचने के लिए। रिन की बड़ी बहन ने उनकी एडवर्टाइजिंग की थी और इसके लिए उसने मुझे कई सारे लोगों के सामने नचवाया था। उस बेइज्जती को मैं अब तक नहीं भूला हूं, पर मैंने वो सारी जिल्लत सही सिर्फ इसलिए क्योंकि यू बहुत ज्यादा मेहनती है और तुमने भी मुझसे एक वादा किया था कि तुम हमेशा यू का सपना पूरा करने में उसकी मदद करोगी। पर यहाँ तुम वो भूल चुकी हो और अब मुझे तुम्हें वो याद दिलाना पड़ेगा। पर रोते हुए हिमारी कहती है कि उसे यू से प्यार हो गया है। जोसन उसका भाई पूछता है तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, यू को सिर्फ अपना बनाना या फिर प्यार। हिमारी कहती है प्यार में ही तो हम किसी को सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं। पर उसका भाई कहता है देखो हिमारी, भले ही तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा क्यों ना हो, पर उससे भी तुम कुछ चीजें कभी नहीं खरीद सकते। तुम जानती हो हिमारी, मैं जनता का एक सेवक हूँ और मैंने लोगों की सराहना से ज्यादा उनके कटु वाक्य सुने हैं। पर मैंने वो सब सहा ताकि मैं इस टाउन को एक बेहतर जगह बना पाऊं और मेरी जिंदगी का यही उद्देश्य है। और यहाँ मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अब अगले दिन स्कूल में हिमारी अपने भाई द्वारा कही गई बातों को ही सोच रही थी, जिसके बाद वो यू को मैसेज भेजती है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है और यू भी मैसेज में लिखता है कि उसे भी एक जरूरी बात करनी है। अब अगले सीन में हम हिमारी को यू के साथ देखते हैं, पर यहाँ हिमारी सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही। पर तभी यू हिमारी को आकर एक लिफाफा देता है, पर गलती से उसने गलत लिफाफा दे दिया था। लेकिन जो लिफाफे में लिखा था उसे पढ़कर हिमारी बहुत परेशान हो गई थी। उसमें लिखा था कि यू स्कूल छोड़ रहा है। उसने फैसला किया है कि वो भी हिमारी के साथ टोक्यो जाएगा। वो कहता है शिंजी ने मुझसे कहा था अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज चुनने के लिए और मेरे लिए वो तुम हो हिमारी। जो सुन हिमारी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ टोक्यो गए तो वहां तुम्हारे पास एक्सेसरीज बनाने का ज्यादा वक्त नहीं होगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए वहां तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। पर यू कहता है कि मैं वो एक्सेसरीज बनाकर क्या करूंगा जिन्हें तुम ना पहन सको। और ये बात सुन हिमारी को यू के साथ बिताए हुए खुशनुमा और हसीन पल याद आने लगते हैं। जिसके बाद हिमारी यू को बताती है कि वो कहीं नहीं जा रही। यू कहता है क्या, पर तुमने तो कहा था कि तुम वहां जाना चाहती हो जहां लोगों को तुम्हारी कदर हो। पर क्योंकि यू हिमारी के बहुत नजदीक था इसलिए वो उसे कहती है कि जरा दूर रहो। और वैसे मैं इनके मॉडल बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेन मॉडल नहीं होंगी। यू कहता है ठीक है। जिसके बाद यू हिमारी को एक नई एक्सेसरी देता है जो उसने काफी मेहनत से सिर्फ हिमारी के लिए बनाई है। यू यहाँ कहता है देखो मैं तुम्हें नाराज तो कर सकता हूँ, पर मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कोई और नहीं है। ये बात सुन हिमारी खुशी की मारी यू की पीठ पर ही चढ़ जाती है और जब यू उसे उतरने के लिए कहता है तब वो उतरने से साफ मना कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि हिमारी ने उस नई एक्सेसरी रिंग को अपनी उंगली में पहन लिया है। और अब हिमारी कहती है कि अगर 30 साल की उम्र तक भी हमारी शादी ना हुई तो तुम मुझसे ही शादी करना, ओके। यू कहता है सिंगल रहा तो पक्का करूंगा। अब अगले सीन में हम हिमारी को देखते हैं और हिमारी ने डिसाइड किया है कि वो यू की दोस्ती बनी रहेगी क्योंकि यू उसे एज अ बेस्ट फ्रेंड दिखता है। पर तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं और पूछती हैं कि क्या ये वही यू है जिसके साथ तुम हमेशा घूमती रहती हो। शायद वो उसे कोई तस्वीर दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर यू किसी को मैसेज करके थैंक्स बोलता है और वो है ये मोहतरमा, इनका नाम है यूनी। और हमें जानने को मिलता है कि इन्होंने यू की मदद की है पर्पल ट्यूलिप सीड ढूंढने में। जो अंगूठी यू ने हिमारी के लिए बनाई है उसमें बीच में कुछ लगा हुआ है, वही है पर्पल ट्यूलिप सीड। और इसका एक बहुत ही प्यार भरा मतलब होता है। और ये मतलब क्या है वो अब तक यू ने हिमारी को नहीं बताया, पर एक दिन वो उसे जरूर बताएगा। अब इसके बाद यू हमें बताता है कि शुरुआत से ही उसका इंटरेस्ट खूबसूरत चीजों में रहा है और सभी चीजों में उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं फूल। और अपना खुद का स्टोर खोलने के बाद वो अपना फूलों का बगीचा बनाएगा और ये हमें यू का पार्ट दिखाया जा रहा है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है और यू के पास हिमारी आती है उसे लंच के लिए बुलाने, और उसके यहाँ यू को बुलाने आने की वजह से पूरी क्लास का टेंशन उन दोनों पर ही चला जाता है। अब हिमारी के साथ जाते हुए यू हिमारी से कहना चाहता था कि आज वो अकेले लंच करना चाहता है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही हिमारी उसके मुंह में दही का पैकेट दे मारती है। और तभी हिमारी की क्लास का एक लड़का हिमारी से कहता है कि आज तुम फिर से इस लूजर के साथ हो, अरे कभी हमारे साथ भी खाना खा लो। और हिमारी कहती है कि जरा मेरी नजर से देखो कि यू कितना कमाल का है। और इसके बाद हिमारी उस लड़के को अच्छे से समझा देती है कि वो उसके दोस्त के बारे में सही बोला करे। जिसके बाद वो यू को वहां से लेकर चली जाती है और इसके बाद एक खाली क्लासरूम में बैठकर वो यू से पूछती है कि तुम कुछ दिनों से मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और जब यू इस सवाल का जवाब नहीं देता तब हिमारी उसे गुदगुदी करने लगती है। सो अब यू से बताता है कि जब भी वो हिमारी के साथ होता है तब दूसरी क्लास के बच्चे इनके बारे में गलत बात करते हैं और उनका कहना तो ये तक होता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। सो हिमारी कहती है कि तुम्हें उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। यू कहता है हाँ, पर उनकी बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तुम कितनी ज्यादा पॉपुलर हो और मैं एक नंबर का लूजर। सो हिमारी उसे बताती है कि जो लड़का यू को लूजर कह रहा था वो पिछले 1 महीने से हिमारी के चक्कर में पड़ा है, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। देखो एट द एंड मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम्हें दूसरे बच्चों की इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब लोगों को कुछ चीजें खूबसूरत लगती हैं पर इतनी प्योर नहीं लगती। जब तुम पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करते हो तब मुझे वो तुम्हारी पैशनेट आंखें देखना बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए यू मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, पर मुझसे कभी वैसा प्यार नहीं करोगे, ओके। यू कहता है ठीक है मैं हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूंगा। पर यू की इस बात को हिमारी रिकॉर्ड कर लेती है। सो अब यू हिमारी से वो फोन छीनने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अब काफी थक जाने के बाद हिमारी कहती है कि जब भी कोई लड़का मुझे प्रपोज करने के लिए आएगा तब मैं उसे ये कहूंगी कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। यू पूछता है अगर उन्होंने ये बात चारों ओर फैला दी तो हिमारी कहती है तब मैं सच में तुम्हें डेट करने लगूंगी। यू कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रही हो। वो कहती है तुम तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानने लगे हो। पर इसके 2 साल बाद यू को हिमारी से प्यार हो गया और अब प्रेजेंट में यू मन में कह रहा था कि मैं अब तक हिमारी को बता नहीं पाया कि मेरे दिल में उसको लेकर क्या एहसास है। पर तभी वहाँ हिमारी आ जाती है और हिमारी के सामने यू बहुत कूल एक्ट करता है। पर हिमारी कहती है कि ऐसे क्यों हंस रहे हो, पेट में दर्द हो रहा है क्या। जिसके बाद यू देखता है कि हिमारी ने अपने हाथ में अपनी अंगूठी नहीं पहनी क्योंकि उसने वो अपने गले में पहन लिया। यू पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरा कॉलर बना दूं, पर वो कहती है कि नहीं मुझे यही पसंद है क्योंकि ये तुमने मुझे पहली बार गिफ्ट किया था। अब हिमारी की क्यूटनेस देख यू यहाँ बौखला सा जाता है। पर हिमारी कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हारी रिंग को नहीं पहनूंगी, तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। और अगले ही पल में यू हिमारी को पकड़ के कहता है मैं समझ चुका हूँ कि सिर्फ तुम ही मेरे लिए बनी हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। पर दोस्तों यू तो यहाँ मजाक कर रहा था ताकि वो हिमारी को नर्वस कर दे, पर हिमारी को तो कद्दू फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे उल्लू बना लोगे। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। मगर टॉयलेट में आकर हम देखते हैं कि हिमारी कितनी ज्यादा नर्वस हो गई थी। अगर थोड़ी देर और ऐसा चलता तब हिमारी खुद पर से काबू खो देती। दूसरी ओर एक टीचर यू को टीचर्स ऑफिस जाने को कहते हैं और अगले दिन में हमें पता चलता है कि यू के जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उनमें यू फेल हो चुका है क्योंकि एग्जाम के टाइम उसे पढ़ने का जरा भी वक्त नहीं मिला क्योंकि वो हिमारी के लिए ये रिंग बना रहा था। और अब यू को फिर से संडे के दिन ये सभी एग्जाम्स देने होंगे। ये सुन हिमारी कहती है मैं भी तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। पर यू सोशल मीडिया पर तुम्हारा फेस रिवील हो चुका है, सबको पता चल चुका है कि वो एक्सेसरीज तुम ही बनाते थे और इसी वजह से हिमारी परेशान है क्योंकि अब यू काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा और फिर उसके पास काफी सारी लड़कियां आएंगी उसकी मॉडल बनने के लिए और इसी वजह से हिमारी उदास हो जाती है। पर यू यहाँ कहता है ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ही हमेशा मेरी नंबर 1 मॉडल रहोगी। लेकिन ये बात सुन हिमारी इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो यू में एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। और जब यू पूछता है कि ये थप्पड़ किस लिए तब हिमारी कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग नहीं कर रहे। पर दोस्तों तभी यहाँ एंट्री होती है रिन की। यू पूछता है कि तुम यहाँ कितनी देर से हो। रिन बताती है कि जब हिमारी ने दूसरी लड़कियों के बारे में बात करना शुरू किया रिन तब से वहाँ है। वैसे तुम दोनों के बीच हस्तक्षेप करने के लिए माफ करना। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब इन दोनों को ही समझ नहीं आता कि अचानक रिन को क्या हो गया, वो हिमारी को अवॉइड कर रही है। अब क्लास में हम हिमारी और यू दोनों को ही परेशान देखते हैं। हिमारी मन में कहती है मैं यू को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए रखूंगी ताकि हमारी एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हो। और इसके बाद वो शिंजी के पास आकर कहती है तुमने यू के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें क्यों फैला दी। शिंजी कहता है मैंने ये सब रिन की मदद करने के लिए किया है। सो हिमारी कहती है कि भले ही रिन हमसे बात करना क्यों ना बंद कर दे, पर मैं यू को लेकर कभी हार नहीं मानूंगी और जैसा तुम चाहते हो वैसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। यू सिर्फ मेरा रहेगा। शिंजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तुम यू को लेकर टोक्यो क्यों नहीं चली गई। तुमने हाथ में आए मौके का सही से फायदा नहीं उठाया, पर मौके तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं और तुम हमें नहीं रोक पाओगी। अब अगली सीन में हम हिमारी और यू को बस में बैठा हुआ देखते हैं। अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए यू हिमारी के घर जा रहा है जहाँ हिमारी का भाई यू की पढ़ाई में उसकी मदद कर देगा। पर हमें
जानने को मिलता है कि यू हिमानी के घर पूरा एक साल बाद जा रहा है। अब इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और हमें जानने को मिलता है कि हिमानी के माता पिता दोनों ही घर पर नहीं है, वो काम से बाहर हैं। पर यू कहता है कि यहाँ तुम्हारे भाई तो होंगे ना, पर वो बताती है कि भाई यहाँ नहीं है। यू पूछता है कि क्या अगर वो नहीं होंगे तब मैं पढ़ूंगा कैसे। सो हिमानी बताती है कि भाई ने तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड नोट्स मुझे भेज दिए हैं और अब यू को समझ आता है कि ये दोनों घर में बिल्कुल अकेले हैं। और घर में आते ही यू का स्वागत हिमानी करता है। दोस्तों हिमानी ने यू के साथ एक गंदा मजाक किया था और अब हिमानी यू को पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो अपना सारा काम निपटाकर आज बहुत जल्दी आ गया। हिमानी कहता है तुम पूरी शिद्दत के साथ अपनी एक्सरसाइज बनाते हो, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा और इसीलिए मैं किसी भी चीज को तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगा, चाहे वो एग्जाम से क्यों ना हो। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये सारी किताबें लेकर आया हूं। अगर तुम इन सबको अच्छे से पढ़ लोगे तब तुम जापान के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। यू को समझ आता है कि वो यहाँ पर फंस चुका है। मौका देकर हिमानी भी यहाँ से निकल लेती है और अब यू को अपने साले साहब के साथ यहाँ पढ़ना होगा। अब दिमाग का पूरी तरह से कद्दू हो जाने के बाद हम देखते हैं कि हिमानी यू को बाथरूम की ओर ले जाने लगती है जहाँ यू नहा लेगा। पर दोस्तों यहाँ यू को हिमानी युगाता में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। और जब हिमानी पूछती है कि क्या देख रहे हो, यू कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि युगाता के ऊपर किस टाइप की एक्सेसरीज चाहिए। जिसके बाद यू देखता है कि हिमानी का बाथरूम तो काफी ज्यादा आलीशान है। हिमानी कहती है कि तुम अपने कपड़े यहीं छोड़कर चले जाना, वैसे भी कल फिर से पढ़ने के लिए तुम यहाँ आओगे ही। अब इसके बाद यू सोचने लगता है कि इनमें से किस सीट पर हिमानी बैठी होगी। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मगर तभी बाथरूम का दरवाजा हिमानी खोल देती है। यू कहता है तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं, मुझे से एक अबला से लड़के को बिना कपड़ों के देखते हुए शर्म नहीं आती। और हिमानी कहती है अरे बाबा मैं तो यहाँ तुम्हारी पीठ साफ करने के लिए आई हूँ, क्योंकि पढ़ाई में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई तो सोचा नहाने में ही कर दूं। यू कहता है पर तुम एक लड़की हो। वो कहती है तो क्या हो गया, तुम तो तुम्हारी दोस्त थी ना, या फिर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये सुन यू कहता है कि ठीक है नहला दो मुझे। जिसके बाद हिमानी यू से शर्माते हुए पीछे मुड़ जाने को कहती है। अब यू सोच रहा है कि क्या सच में हिमानी उसे नहलाने वाली है। तभी हम देखते हैं कि हिमानी यू की पीठ को साफ करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों ये हिमानी नहीं होती बल्कि हिमानी होता है। हिमानी ने फिर से यू को उल्लू बना दिया। यू कहता है आपने मेरे साथ इतना गलत किया है भाई। वो कहते हैं माफ करना, पर क्या तुम और हिमानी हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसा करते हो। यू कहता है कि हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ और मैं ये देख खुश हूँ कि तुम दोनों के बीच का झगड़ा शांत हो गया। अच्छी बात है कि हिमानी ने माफी मांगी। यू पूछता है पर हिमानी माफी क्यों मांगेगी, उसने कुछ गलत थोड़ी किया था, गलती तो मेरी थी। ये सुन हिमानी कहता है तो हिमानी ने अब तक माफी नहीं मांगी, माफ करना पर मैं हिमानी से थोड़ी बात करने जा रहा हूँ। दूसरी ओर हिमानी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने यू को उल्लू बना दिया। पर तभी उसे आवाज आती है कि कोई आ रहा है। उसे लगता है कि ये शायद से यू है। वो यू के साथ रात गुजारने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर वहां आता है हिमानी छोटी सी वार्तालाप करने के लिए। हिमानी के चेहरे से खुशी के पल गायब हो जाते हैं। अब अगले सीन में अगले दिन हम यू को हिमानी के साथ कार में बैठा हुआ देखते हैं। हिमानी कहता है कि तुम्हें पड़ी हुई चीज को बार-बार रिपीट करना चाहिए ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए। पर इनके पीछे बैठी हिमानी बहुत रो रही थी और उसे इग्नोर करता हुआ हिमानी यू को कुछ जरूरी सलाहें दे रहा था। जिसके बाद हिमानी इन दोनों को स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और हिमानी के जाने के बाद हिमानी खुद को थोड़ा संभाल पाती है। पर तभी यहाँ रहना चाहती है और वो यहाँ पूछती है यू क्या तुम एक ही कार में से हिमानी के साथ बाहर निकले या ये मेरी आंखों का धोखा था। यू बताता है कि वो कल रात हिमानी के घर पर रुका था पर वहाँ सिर्फ हमने पढ़ाई की क्योंकि संडे को मेरे एग्जाम्स हैं। ये जान कहती है तो फिर मैं भी हिमानी के घर आऊंगी और तुम्हारे साथ वहाँ रुकूंगी। पता नहीं दोस्तों ये क्या हो रही है। अब इस बात हम यू को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठा था और उसी बारे में सोच रहा था जो रिन ने उसे कहा। वो रिन को मैसेज करके पूछता है कि तुम पूरी रात एक लड़के के साथ रहोगी, तुम्हारी मां को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लिखती है कि जब उसने अपनी मां को बताया कि वो यू के साथ रहेगी तब उसकी मां ने उसे इजाजत दे दी। तभी हिमानी यू को मैसेज करके कहती है तुम क्लास के बीच में रिन के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। वैसे दोस्तों रिन ने हिमानी को भी मैसेज करके बता दिया है कि आज रात वो उसी के घर रुकेगी। लेकिन जब रिन के आने की बात हिमानी ने अपने भाई को बताई तब हिमानी के भाई ने रिन के वहां आने की बात से साफ मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि रिन की बहन के खानदान का कोई भी शख्स उनकी प्रॉपर्टी पर अपने कदम भी रखे। ये जान यू पूछता है तो अब हम क्या करेंगे। हिमानी कहती है पता नहीं, पर एक बात बताओ तुम तो इनको लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो। यू लिखता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सो हिमानी लिखती है क्या तुम कल रात का प्रोग्राम फिर से रिपीट करवाना चाहोगे। अरे दोस्तों ये वाला प्रोग्राम। सो यू क्लास के बीच में चलाकर कहता है बिल्कुल भी नहीं। और उसके क्लास में फोन चलाने की वजह से टीचर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अब लंच ब्रेक के दौरान दो लड़कियां यू के पास आती हैं और क्योंकि यू का सोशल मीडिया पर फेस रिवील हो चुका है कि वही ये शानदार एक्सेसरीज बनाता है इसीलिए ये दोनों मोहतरमाएं यू से अपने लिए एक्सेसरीज बनवाने आई हैं। पर इससे पहले कि यू यहाँ कुछ कहता यहाँ शिनजी आ जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि यहाँ से जाओ तुम दोनों, ये सिर्फ मेरा है। जाते हुए वो दोनों लड़कियां कहती हैं रौंडिया बात कहीं का। दूसरी ओर रिन हिमानी से पूछती है कि आज रात उसके घर पर रुकने के लिए उसे क्या क्या सामान लेकर आना चाहिए। सो हिमानी रिन को बताती है कि आज वो उसके घर पर नहीं पढ़ सकते। पर ये बात सुन रिन थोड़ी मायूस हो जाती है। वही दूसरी ओर यू शिनजी से कहता है तुमने सोशल मीडिया पर मेरा फेस रिवील किया है ना। वो कहता है हाँ। जिसके बाद यू कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम रिन को समझाओ। वो हिमानी के घर पर आकर आज रात हमारे साथ रुकना चाहती है। मगर ये बात सुन शिनजी कहता है कि उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड पर गर्व है, वो अपने प्यार को पाने के लिए इतनी हिम्मत दिखा रही है। यू पूछता है कहीं ये सब करने के लिए तुम्हें तो रिन को नहीं भड़काया। शिनजी कहता है कि मैंने भड़काया नहीं है, मैंने तो बस उसे इतना समझाया है कि उसे अपने प्यार को पाने की हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब हो सकता है कि तुम्हारी वजह से दो लड़कियों के बीच कैट फाइट हो जाए। यू कहता है कुछ करना यार। और शिनजी कहता है मैं क्या करूं, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। वैसे मैं जानता हूं कि कल शाम तुम हिमानी के साथ थे, उसके कुछ ज्यादा ही करीब। और दोस्तों वहां जो कुछ हुआ वो शिनजी के साथ रिन ने भी देखा और ये बात जान यू के तोते उड़ जाती है। अब इसके बाद यू यही सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हिमानी वहां आकर कहती है कि यू आज का हम अपना स्टडी लेसन तुम्हारे घर रखते हैं क्योंकि मेरे घर पर तो हम रिन के साथ जा नहीं सकते। यू कहता है तुम्हारी बात अलग है पर मैं रिन को अपने घर नहीं आने दे सकता। अरे वो मैं तुम दोनों को अपने घर नहीं आने दे सकता। और यहाँ हिमानी यू को समझाती है और हिमानी का प्यारा सा चेहरा देख यू कुछ कह ही नहीं पाता। और तभी एक लड़की हिमानी को आकर बताती है कि आज स्कूल के बाद इनकी स्टूडेंट काउंसिल की एक मीटिंग है। इसका मतलब आज यू को हिमानी के बिना ही रिन के साथ वक्त गुजारना होगा। बेचारा यू फंस चुका है। जिसके बाद वो जल्दी अपने घर आता है और अपने कमरे की ऐसी खतरनाक हालत देखता है। जिसके बाद वो अपने कमरे को पूरा साफ कर लेता है और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो बाहर थी बहुत ही प्यारे कपड़ों में रिन। जिसके बाद यू रिन को अपने कमरे में लेकर आता है। रिन कहती है हिमानी ने मुझे बताया कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक हम दोनों घर में अकेले हैं, है ना। यू कहता है हाँ। जिसके बाद यू रिन को अपना फूलों का स्टोर दिखाता है। यहाँ पर बहुत सारे फूल थे। रिन पूछती है कि ये क्या है। यू बताता है इसे चेरी सीड्स कहते हैं और इनमें से बहुत ही रिलैक्सिंग खुशबू आती है। इसे मैं अक्सर पढ़ते हुए अपने पास रख लेता हूँ। अरे पढ़ाई से याद आया, चलो हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और यहाँ पढ़ाई में रिन यूज की मदद करेगी। रिन बताती है कि वो अपनी क्लास में हमेशा सेकंड आती है। यू कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम पढ़ाई में इतनी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अगर तुम सेकंड आती हो तो फर्स्ट कौन आता है। रिन बहुत ही गुस्से में बताती है कि फर्स्ट आता है शिनजी। अब इसके बाद रिन यू को पढ़ाना शुरू करती है पर यू का ध्यान पढ़ाई में तो लग ही नहीं रहा था। तभी वो अपने विचारों को काबू में करके कहता है रिन मैं पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। यू के जाते ही रिन की नजर यू के बिस्तर पर जाती है। दूसरी ओर यू जैसे तैसे अपने विचारों को संभाल रहा था। मुझे खुद को शांत रखना होगा वरना कहीं कोई अनहोनी घटना न घट जाए। जिसके बाद वो चाय लेकर आता है मगर यहाँ वो देखता है कि रिन उसके बिस्तर पर लेटी कुछ ऐसी हरकत कर रही है। लेकिन इसके बाद ये दोनों कुछ भी कहे बिना चुपचाप आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और फिर रिन शर्माते हुए कहती है वो मैं तुम्हारे बिस्तर से आ रही चेरी सीड्स के फूलों की खुशबू ले रही थी। यू कहता है कि अच्छा वो क्या है कि एक दिन गलती से मैंने अपने बिस्तर पर ये चेरी सीड्स की चाय गिरा दी थी। चाय पीने के बाद रिन फिर से यू के तकिए से चेरी सीड्स के फूलों की खुशबू लेने लगती है। यू कहता है ऐसा करना बंद करो प्लीज। पर हिमानी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोस्तों बात ऐसी है कि रिन यू के साथ मिलकर खूबसूरत फूल तोड़ने में उसकी मदद करती, वो उसके काम की सराहना करती और वो पहले भी यू को कन्फेस कर चुकी है। और अगर यू हिमानी से प्यार न करता
तब शायद वो रिन का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेता। अब यू को पढ़ाई करते हुए यहाँ शाम हो जाती है और रिन उसके बिस्तर पर ही सो चुकी है। यू सोचता है कि हिमारी के यहाँ आने से पहले मुझे इसे जगा देना चाहिए, लेकिन जब यू उसे जगाने जाता है तो वो यू को ही पकड़ के उसे इस तरह से पकड़ लेती है और अगले ही पल में वहाँ हिमारी और यू की बड़ी बहन आ जाती है। यू उन्हें समझाने की कोशिश करता है मगर उसकी बहन कहती है हिमारी के होते हुए तुम किसी और लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। यू कहता है रिन तुम जाकर इन सबको सच बताओ ना, ये गलत समझ रहे हैं। अब इसके बाद रिन जाती है और इन सबसे माफी मांगती है। यू की बहन कहती है तो तुम कुरेहा की बहन हो। दोस्तों यू की बहन रिन की बड़ी बहन को जानती है। यू की बड़ी बहन हिमारी के बड़े भाई और रिन की बड़ी बहन ये तीनों क्लासमेट थे। हिमारी पूछती है कि क्या आप तीनों की अच्छी बनती थी, क्योंकि बड़े भाई को तो रिन की बड़ी बहन के बारे में बात करना भी पसंद नहीं है। साकुरा कहती है कि वो ऐसा ही है, उसे अपनी कमजोरी किसी को दिखाना पसंद नहीं है। तभी रिन कहती है मेरी बड़ी बहन का हमेशा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। रिन का ये प्यारा स्वभाव देख साकुरा कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें मेरे बेवकूफ भाई से प्यार हो गया। यू की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद साकुरा चली जाती है, जिसके बाद रिन यू से कहती है कि तुम्हारी बड़ी बहन तो बहुत अच्छी है, वो मेरी बहन की तरह नहीं है, मेरी बहन तो बहुत मतलबी है। तभी हिमारी पूछती है कि अचानक ही रिन तुमसे इतना चिपकने क्यों लगी। यू बताता है कि जब हिमारी के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी उसी बीच रिन ने उसे प्रपोज कर दिया। ये बात तो हिमारी को ठसका लग जाता है। सो यू बताता है कि उसने रिन को मना कर दिया था, पर हिमारी को ये समझ नहीं आता कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होने के बावजूद भी ये दोनों इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हैं। यू बताता है कि रिन अब तक उसे 4 बार प्रपोज कर चुकी है। ये बात तो हिमारी बौखला जाती है। यू कहता है कि अरे जरा शांत हो जाओ, रिन ने हमेशा मुझे कुकीज देकर प्रपोज किया है। हिमारी चिल्लाकर कहती है कि कुकीज की बात कौन कर रहा है, मैं तो ये कह रही हूं कि तुम अपनी फर्स्ट क्रश के साथ कुछ ज्यादा ही लवी हो रहे हो। मगर अगले पल में रिन हिमारी को इस तरह पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या सच में मैं तुम्हारी पहली क्रश हूं। बेचारा यू यहां फंस जाता है और इसके बाद वो शांति से बैठकर रिन को बताता है कि हां एक टाइम पर वो उसकी क्रश थी और अब वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन ये सुनने के बाद भी रिन का आत्मविश्वास कम नहीं होता। सो अब यू पूछता है कि आज सुबह तक तो तुम दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, अचानक सब कुछ सही कैसे हो गया। रिन बताती है कि वो इस बारे में भूल चुकी थी क्योंकि उसके दिमाग में यू के साथ स्टडी करने की बात चल रही थी। लेकिन रिन ने यू से बात करना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि यू हिमारी के साथ टोक्यो जाने वाला था। मगर अब रिन को ये बात समझ आ चुकी है कि उसका इस बात पर नाराज होने का कोई हक नहीं है, बल्कि उसे खुद मेहनत करके यू की पहली पसंद बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अब रिन ने डिसाइड किया है कि वो यू की और हिमारी की नंबर 1 फ्रेंड बनकर दिखाएगी। यू मन में कहता है कि ये बात क्या कर रही है, क्या ये हम दोनों को सिर्फ अपने तक रखना चाहती है। जिसके बाद रिन कहती है कि अगर उसे यू की नंबर 1 मॉडल बनना है तो उसे इसके लिए हिमारी से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसी तरह इनके बीच बातचीत होती है और सारे के सारे लड़ाई झगड़े वाले मुद्दे शांत हो जाते हैं। रिन कहती है कि वो यू के काम के बारे में और भी ज्यादा चीजें सीखेगी ताकि वो यू के और भी काम आ पाए। जो बात सुन यू और हिमारी कहती है ये तो काफी अच्छी बात है, हम दोनों तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और अब इन तीनों की एक नई टीम बन चुकी है। लेकिन इसके बाद हम हिमारी को अपने भाई के साथ घर जाते हुए देखते हैं। हिमारी पूछता है तुमने जो किया है उसका तुम्हें पता तो है ना। हिमारी कहती है तो क्या मैं वहां उसे मना कर दी थी, और वैसे भी आप तो अभी रिन की बहन के साथ घूमते फिरते हो। सो हिमारी कहता है साकुरा ने तुम्हें बताया होगा, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि तुमने यहाँ अपने लिए मुसीबतें और बढ़ा ली हैं। तुम्हें अपने इमोशंस को समझने में कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये बात मत भूलना कि तुम्हें यू के साथ रहकर उसे बेहतर बनाने में उसकी मदद करनी है, वरना तुम्हें उसे अपना दोस्त कहने का कोई हक नहीं है। सो हिमारी कहती है कि आपको तो सिर्फ यू की चिंता होती है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। हिमारी कहता है कि पहले तो यू से झूठ बोलना बंद कर दो, तुम्हें हमेशा झूठ बोलकर बच निकलने की आदत है। हिमारी कहती है कि ठीक है अब मैं सच्चाई के साथ आगे बढ़ूंगी। जिसके बाद हिमारी कहता है कि चलो अच्छी बात है, वैसे कुछ खाना चाहोगी, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। हिमारी कहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। वैसे भैया आपने अभी झूठ ना बोलने को कहा, वैसे झूठ होता क्या है। ये बात सुन हिमारी गुस्से में आकर हिमारी पर गुस्सा करने लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी लड़की को यू के साथ रहने का हक है। वो चिल्लाकर कहती है कि मैं समझ गई, मैं यू से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने एग्जाम्स दे चुका है और उसके सभी एग्जाम्स में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। अब इसके बाद वक्त गुजरता है और अब स्प्रिंग आ चुका है और रिन और हिमारी ने अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म्स निकाल ली हैं। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आ चुका है और उसने डिसाइड किया है कि वो खुद को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगा। तभी उसे सामने मिलती है हिमारी जो उसकी ओर इतने प्यार से देखती है कि कुछ पलों के लिए यू का खुद पर से काबू खो जाता है। जिसके बाद ये दोनों काम की बात करते हुए क्लास की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब क्लास में बैठ जाने के बाद भी इन दोनों के बीच कुछ पुराने मुद्दों को लेकर बहस चल रही थी। यू कहता है कि तुम्हें दूसरों के सामने मुझसे थोड़ा दूर रहना चाहिए वरना लोग गलत समझेंगे। हिमारी पूछती है तो अच्छा वो क्या समझेंगे, और यहाँ यू उसकी बातों में नहीं आता और बड़े कूल अंदाज में कहता है क्यों तुम नहीं जानती वो क्या कहेंगे। अब यहाँ यू को इतने कूल अंदाज में देखकर हिमारी कहती है कैसा रहेगा अगर हम सच में डेटिंग करना शुरू कर दें। और यहाँ वो यू के इतने ज्यादा करीब आ जाती है कि यू उसके सिर में दे मारता है और हमें जानने को मिलता है कि हिमारी तो मजाक कर रही थी। वो कहती है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा लोगे। जिसके बाद ये दोनों वेंडिंग मशीन से दही खरीदते हैं। हिमारी पूछती है कि हमारा आज का प्लान क्या है। यू कहता है कि आज हमें एक टीम मीटिंग करनी चाहिए और तभी इनके पास रिन आ जाती है। रिन को देख यू कहता है तुम अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म में बहुत जच रही हो। ये बात सुन रिन खुश हो जाती है, मगर हिमारी का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है क्योंकि यू ने हिमारी की स्प्रिंग यूनिफॉर्म के बारे में कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। जिसके बाद हम तीनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। यू कहता है कि हमें हमारी इन्वेंटरी को लेकर कुछ करना चाहिए क्योंकि जो प्रिजर्व्ड फ्लावर्स होते हैं वो अपना रंग बदलने लगते हैं। जो सुन रिन और हिमारी कहती हैं तब तो इन्हें उन फ्लावर्स के प्रोमो शुरुआत में ही शूट कर लेने चाहिए। और ये कहने के बाद हिमारी कुछ ऐसा रिएक्शन करती है। यू कहता है हां तुम हमारे शूट की मॉडल रहोगी। हिमारी कहती है कि यार ये कहने की क्या जरूरत थी, मगर तभी यहाँ ये दोनों लड़कियां आती हैं। काले बालों वाली लड़की का नाम है आसुनी और पीले बालों वाली लड़की का नाम माओ है और ये दोनों यहाँ पर यू से अपने लिए अच्छी अच्छी एक्सेसरीज बनवाने आई हैं। जिसकी बात ये यू से पहले ही कर चुकी हैं। जिसके बाद हम सबको साइंस रूम में देखते हैं। यू कहता है कि तुम दोनों इस बॉक्स में से जो चाहो वो एक्सेसरीज ले सकती हो, पर वो दोनों कहती हैं कि उन्हें अपनी कस्टम एक्सेसरीज बनवानी है। सो हिमारी पूछती है कि अगर तुम्हें अपनी एक्सेसरीज अलग से बनवानी है तो वो थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ेगी। सो आसुनी बताती है कि अगले महीने माओ और उसके बॉयफ्रेंड की एनिवर्सरी है और इसीलिए उसे अपने लिए एक जोड़ी मैचिंग एक्सेसरी बनवानी है। यू पूछता है तुम्हारा मतलब कि तुम्हें एक लड़के और लड़की के लिए सेम कॉन्सेप्ट का आइटम बनवाना है ना। यू को ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है और इसीलिए वो इसे बनाने के लिए हामी भर देता है। अब शाम होते होते हम देखते हैं कि यू बहुत ज्यादा थक चुका है। वहीं यू ने जो कुछ भी किया है रिन ने उसके नोट्स बना लिए हैं। तभी हिमारी कहती है कि हमें उन दोनों लवर्स के लिए कुछ अलग से भी करना चाहिए। हिमारी की बात से यू और रिन दोनों ही सहमति जताते हैं। जिसके बाद अगले दिन यू डिसाइड करता है कि वो माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक्सेसरी जैपनीज कॉर्नर से बनाएगा। और दोस्तों ये रही जैपनीज कॉर्नर की तस्वीर। हिमारी पूछती है कि आखिर ये क्यों। यू बताता है कि जब वो माओ और उसके बॉयफ्रेंड से मिला था तब उन दोनों के बीच उसे प्यार का एक बहुत गहरा कनेक्शन महसूस हो रहा था और अगर हम उनके लिए एक लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जैपनीज कॉर्नर ही उनके लिए बेस्ट रहेगा। हिमारी कहती है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है पर एक बार हमें पहनने वाले से भी सलाह ले लेनी चाहिए, लेकिन तुम प्राइस कितना रखने वाले हो, क्योंकि दोस्तों इनकी एक्सेसरीज के प्राइस इतने ज्यादा हाई हैं कि कोई हाई स्कूलर शायद ही उन्हें अफोर्ड कर पाए। और जब से यू का सोशल मीडिया पर फेस रिवील हुआ है तब से लोग यू पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हैं और यू पर ध्यान देने वालों में से ज्यादातर लड़कियां ही हैं। और इसी बात से बेचारी रिन थोड़ी मायूस हो जाती है। सो यू से समझाता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है और शायद यू को ज्यादा अटेंशन मिलना इनके काम के लिए ही फायदेमंद हो सकता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए यू मैचिंग पेयर एक्सेसरीज बना चुका है जो इन दोनों को पसंद भी आती हैं। जिसके बाद यू इनके गले के कॉलर के लिए नाप लेने लगता है और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि माओ का बॉयफ्रेंड थोड़ा शर्मीले किस्म का है और इसलिए वो इस मैचिंग पेयर एक्सेसरीज की बात से थोड़ा ज्यादा ही नर्वस है और अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के लिए वो ये एक्सेसरी पहनने को तैयार है। अब रात के वक्त हम यू को देखते हैं जो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक्सेसरी बना चुका है और इसके बाद वो अगले दिन उन्हें उनकी अमानत सौंप देता है। वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद एक और लड़की यू से कस्टम मेड एक्सेसरी बनवाने आती है। उसे अपने क्रश के लिए एक एक्सेसरी बनवानी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू का काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है क्योंकि आज ही के दिन में उसे एक्सेसरी का ऑर्डर देने के लिए 5 लोग आ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं
हैं कि यू इस लड़की के लिए एक प्यारी सी एक्सेसरी बना चुका है। ये लड़की अपने क्रश को ये एक्सेसरी ऐसा गिफ्ट देना चाहती है ताकि उसका क्रश इससे प्यार करने लगे। तभी यहाँ कुछ और लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि दोस्तों एक अफवाह पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि यू के द्वारा बनाई गई एक्सेसरी आपको आपके क्रश का प्यार दिला सकती है, और इसी वजह से अब यू के कस्टमर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो ज्यादा कीमत पर भी अपने लिए एक्सेसरी बनवाने के लिए तैयार हैं। और ये सारा का सारा प्रमोशन ये दोनों मोहतरमाएं कर रही हैं, जिसके बाद से कई सारे कस्टमर्स आकर अपने लिए कस्टम मेड एक्सेसरी बनवा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि यू की एक्सेसरी से उन्हें उनका प्यार मिल जाएगा। यू कहता है पर ये सारी बातें झूठी हैं। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि यू हिमानी के घर होता है, क्योंकि हिमानी के भाई ने यू को घर पर बुलाया है। यू बताता है कि उसके घर पर दाई फूकू चल रहा है, जिस वजह से वो अपने घर पर अपना काम ही नहीं कर पा रहा। अब देखो मुझे नहीं पता कि दाई फूकू का क्या मतलब होता है। हिमानी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और यहाँ हिमानी यू से उसकी गोद में सिर रखकर आराम करने को कहती है, और यू यहाँ पर उसकी गोद में अपना सिर रख भी लेता है, क्योंकि इन दोनों को देखने वाला यहाँ कोई नहीं होता। यू देखता है कि रिन का चेस्ट साइज हिमानी से काफी बड़ा है, और यही समझकर हिमानी यू को गुस्से में घूरती है। यू कहता है अरे गलत मत समझो, तुम्हारी गोद में आराम करना सबसे बेस्ट है। और इसके बाद यू हिमानी से पूछता है तुम्हें याद है जब मैंने रिन के लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी बनाई थी, तुमने कहा था कि तुम्हें भी एक रोमांटिक एक्सेसरी चाहिए। वो कहती है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें धीरे धीरे मुझसे प्यार बढ़ा है। यू कहता है तुम बताओ, तुम शुरुआत से ही रोमांस से नफरत करती आई हो, क्योंकि शिंजी के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार गया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे तुम्हारे लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी बनाने को कहा। दोस्तों यू को मन ही मन इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हिमानी किसी और लड़के को तो पसंद नहीं करती, पर हिमानी बताती है कि वो तो उसने ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि रिन का वो रोमांटिक एक्सेसरी बहुत ही ज्यादा प्यारा था। वहीं यू सोच रहा था कि क्या सच में हिमानी उसके साथ जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि यू तो यही चाहता है कि वो हमेशा जिंदगी भर हिमानी के साथ रहे, और यही सोचते हुए वो सो जाता है। वहीं यहाँ हिमानी मन में सोचती है कि यू पहले से कितना ज्यादा बदल चुका है। अब उसकी आंखों में एक अलग चमक नजर आती है, जो कि काफी अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी डर लगता है कि कहीं यू मुझे छोड़कर ना चला जाए। और भले ही एज अ बेस्ट फ्रेंड ही सही, अगर यू हमेशा उसके साथ रहेगा तो उसे इस बात से कोई एतराज नहीं है, पर अगर मैं वक्त में पीछे जा पाती तो मैं ये बेस्ट फ्रेंड वाली चीज यू के साथ कभी ना करती, सीधा उसे आई लव यू कह देती। लेकिन जो वक्त अभी गुजर रहा है वो भी काफी खुशनुमा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों फिर से अपने काम की बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ शिंजी आता है। वो कहता है ओहो दो खूबसूरत लड़कियों के साथ एक नल्ला सा लड़का। तभी हिमानी यू को इस तरह पकड़ कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। शिंजी कहता है हिमानी तुम कुछ ज्यादा ही करीब नहीं हुई होगी। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ किरण सीखने में बहुत ही ज्यादा होशियार है, वो कुछ ही टाइम में हिमानी से आगे बढ़ जाएगी। सो हिमानी कहती है कि तुम्हें दूसरों की जिंदगी से ज्यादा अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। तो शिंजी कहता है मुझे यू के साथ बात करनी है, जिसके बाद हम शिंजी और यू को लंच करते हुए बात करते हुए देखते हैं। और यहाँ शिंजी कहता है यू तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि 100% योर इंटेंशंस 200% इल इंटेंशंस में कभी भी बदल सकते हैं। यू पूछता है कि तुम क्या रहे हो। शिंजी पूछता है एक बात बताओ, तुम ऑफिशियली रिन को अपनी गर्लफ्रेंड कब बनाने वाले हो। सो यू पूछता है कि आखिर तुम रिन की इतनी मदद कर क्यों रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा। शिंजी बताता है कि रिन का उस पर एक काफी बड़ा एहसान है। अब अगले सीन में हम यू को उसके टीचर के साथ देखते हैं, जो यू से पूछते हैं कि ये एक्सेसरी तुम्हें बनाई है ना। जिस लड़की ने ये एक्सेसरी बनवाई थी उसके पेरेंट्स ने हमसे कंप्लेन की है कि उनकी बेटी को एक काफी ज्यादा कीमत पर इस एक्सेसरी को खरीदने के लिए मजबूर किया गया है। यू समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसने तो ये एक्सेसरी उसी लड़की के रिक्वेस्ट पर बनाई थी, लेकिन यू के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं होता। टीचर कहते हैं वैसे क्या तुम ये एक्सेसरी खुद बनाते हो। यू बताता है कि हाँ, उसकी बहन का एक स्टोर है जहां वो यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरीज को भी बेचती है। टीचर कहते हैं तुम्हारी बहन साकुरा वो तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी, वैसे तुम्हारी इस एक्सेसरी के काम को लेकर बाकी के टीचर से डिस्कशन करना होगा, क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स की नजरों में उनकी बेटी को मजबूर किया गया है तुम्हारी एक्सेसरी खरीदने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि कुछ वक्त के लिए तुम्हें अपनी एक्सेसरीज बनाना बंद कर देना चाहिए। और इसके बाद जब यू ये बात रिन और हिमानी को बताता है तब वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं, क्योंकि साफ तौर पर वो लड़की झूठ बोल रही है। दूसरी ओर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने अपने पेरेंट्स से यू के खिलाफ कंप्लेन की है। इस लड़की ने ये महंगी एक्सेसरी सिर्फ इसीलिए खरीदी थी क्योंकि ये अपने क्रश को खुद से प्यार करवाना चाहती थी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब ये अपने पैसे वापस पाने के लिए सारा का सारा नाटक कर रही है। और जैसे ही वहां से ये तीनों गुजरते हैं उसी मौके पर वो लड़की यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरी को जमीन पर मारकर उसे कुचलने लगती है। ये देख यू को बहुत बुरा लगता है। तभी हिमानी उस लड़की की ओर जाकर उस पर गुस्सा करने लगती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और वो लड़की हिमानी को दूर धक्का देकर वहां से चली जाती है। वहीं बारिश में भीगता हुआ यू अपनी एक्सेसरी के पास जाता है और अपनी एक्सेसरी को उठा लेता है। यू को यहाँ बहुत ज्यादा बुरा लगा है। उसे लगता है कि उसने जितनी भी मेहनत की वो सब बेफिजूल हो गई, और इसीलिए यू डिसाइड करता है कि अब वो एक्सेसरी बनाना छोड़ देगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ससाकी सेंसेई यू की बड़ी बहन साकुरा को बताते हैं कि स्कूल में यू के एक्सेसरीज बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स रिफंड की मांग कर रहे हैं उन्हें उनके पैसे वापस मिलने चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। दूसरी ओर हम दोनों लड़कियों को देखते हैं जिन्होंने यू की एक्सेसरीज के बारे में दूसरे बच्चों को बताया था, और ये यहाँ हिमानी से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि हिमानी इनकी ओर से यू से माफी मांगे। मगर इसके बाद हिमानी सोच रही थी कि उन दोनों को यू से खुद माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त मुझे यू पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे मेरे सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आखिर मेरे अलावा उसका ध्यान कौन रखेगा, मैं उसकी मुख्य पत्नी हूँ। जिसके बाद वो यू के पास पहुंच उसकी पीठ पर थप्पा मारती है, मगर इसके बाद भी यू ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। यू को देख हिमानी सोचती है कि ये अभी भी उन सबसे उभर नहीं पाया है, लेकिन ये जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। आखिर ये हमारे बड़े सपने के बीच बस एक छोटी सी रुकावट है। जिसके बाद हम यू को शिंजी के साथ देखते हैं। शिंजी कहता है अगर तुम चाहो तब तुझे थप्पड़ मार सकते हो। यू कहता है तुम्हें थप्पड़ मारने से भी कुछ नहीं बदलने वाला, तुमने तो बस उस इंसान की मदद की जो किसी से प्यार करता था। शिंजी कहता है तू बड़ा बदला बदला लग रहा है, क्या हो गया तुझे। मगर यू इसका कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम हिमानी और इनको देखते हैं। रिन कहती है यू का मूड तो अब तक खराब है। हिमानी कहती है कि वो उसका मूड सही करने के लिए वीकेंड पर उसे कहीं घुमाने ले जाएगी, और मुझे यू पर पूरा यकीन है ये छोटी मोटी चीजें उसे एक्सेसरीज बनाने से नहीं रोक पाएंगी। रिन कहती है पता नहीं क्या होगा, यू के दिल को उस वक्त बहुत ठेस पहुंची थी। इस बात से हिमानी भी परेशान हो जाती है और इस बात गुस्से में कहने लगती है कि ये सब उस बच्चे शिंजी की वजह से हो रहा है, ये सारी प्लानिंग उसी की थी। साथ ही वो इसका कुछ दोष रिन को भी दे रही थी। रिन कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती, लेकिन तभी इनकी नजर यू पर पड़ती है जो एक बॉक्स में एक्सेसरीज को लेकर आ रहा था जो बच्चों ने इन्हें रिटर्न कर दिया। इसके बाद ये लोग एक साथ बैठ जाते हैं। रिन पूछती है अब हम इनका क्या करेंगे। यू कहता है पता नहीं, सभी बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि हमने इन एक्सेसरीज को ज्यादा कीमत पर बेचकर उन्हें लूटा है। हिमानी को यू काफी बदला बदला नजर आ रहा था। वो उसे कहती है क्यों ना हम सब माइंड फ्रेश करने के लिए इस हफ्ते कहीं घूमने के लिए जाएं। घूमते हुए तुम अपनी नई एक्सेसरीज के डिजाइन के बारे में भी सोच सकते हो। मगर तभी यू कहता है कि वो ग्रेजुएशन तक इस काम को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। हिमानी कहती है तुम मजाक कर रहे हो है ना। यू कहता है वो मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से हर एक स्टूडेंट उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, और वैसे भी इसमें दिक्कत ही क्या है, मैं बस ग्रेजुएशन तक ही एक्सेसरीज बनाना छोड़ रहा हूँ। हिमानी कहती है कि ये बातें मत करो और लो जूस पियो, लेकिन तभी गलती से ये जूस यू के ऊपर गिर जाता है। हिमानी कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम एक्सेसरीज बनाना छोड़ दो, एक्सेसरीज बनाते वक्त तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। यू कहता है ओह तो तुम्हारी नजरों में अगर मैं एक्सेसरीज ना बनाऊं तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। वो कहती है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस हमारे सपने की बात कर रही हूँ। यू कहता है एक स्कूल खोलना मेरा सपना है ना कि तुम्हारा। ये बात सुन हिमानी गुस्से में आकर एक्सेसरीज के डिब्बे को खिड़की से नीचे फेंकने लगती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और इसके बाद यू से ये कहकर चली जाती है कि जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, और यू बेचारा यहाँ कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद हम हिमानी को उसके कमरे में देखते हैं। उसका भाई आकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या किसी बात से परेशान हो तुम। वो उसे बताती है कि यू ग्रेजुएट होने तक एक्सेसरीज का काम छोड़ने के बारे में सोच रहा है। वो कहता है और तुमने जरूर से यू को एक्सेसरीज बनाने के लिए पुश किया होगा। हिमानी कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो एक्सेसरीज बनाना छोड़ दे। हिमानी कहता है तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन तुम्हें खुद के साथ, लेकिन तुम्हें अपने साथ थोड़ा और ऑनेस्ट होना चाहिए। हिमानी पूछती है क्या मेरे ऐसा करने से यू मेरी बात समझेगा। हिमानी कहता है पता नहीं,
क्योंकि यू को इस दिक्कत का सामना अकेले करना होगा। जब तक वो खुद को पहचानेगा नहीं तब तक वो इस उलझन से नहीं निकल पाएगा। वो इस वक्त इस उलझन में है कि क्या किसकी नजरों में उसके सपने की कोई कीमत भी है, और जब तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और इस वक्त उसे कोई भी कितना क्यों ना समझा ले उसे ये बातें समझ नहीं आने वाली, लेकिन उसका पार्टनर होने के नाते तुम जानती हो तुम्हें क्या करना होगा। अब तक तुम उसके काम में उसे हर तरह से सपोर्ट करती आई हो, और सही वक्त पर अगर तुम यू के टैलेंट को निखारती नहीं तो आज भी यू को खुद पर जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, और आज फिर से यू खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन तुम्हें उसका हाथ थामकर उसे उसकी उलझन से बाहर निकालना होगा ताकि उसे उस सवाल का जवाब मिल पाए जो इस वक्त उसे दिख नहीं रहा। इसके बाद अगले दिन यू हिमारी से कल के लिए माफी मांगता है और हिमारी पूछती है तुमने अपने काम को लेकर क्या फैसला लिया। यू कहता है वो ग्रेजुएट होने तक काम को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। हिमारी कहती है अगर तुम अपना काम छोड़ दोगे तब मैं भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना छोड़ दूंगी। यू कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, क्या तुम कल की वजह से मुझसे अब भी नाराज हो। मगर तभी हिमारी यू को पकड़ कहती है तुम्हारा स्कूल खोलना सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं बल्कि शुरुआत से मेरा भी सपना रहा है, और अगर तुम हमारे सपने को छोड़ना चाहती हो तब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहना चाहती। तुम मेरे साथ रहो या ना रहो मैं तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ूंगी। मगर यहाँ यू कहता है मुझसे ये बात तुम बोल रही हो जिसने खुद हार मान ली थी। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और हिमारी यू से बात नहीं करती और वो हर दिन स्कूल से भी जल्दी घर चली जाती। अब यू अकेला पड़ गया था, लेकिन अभी उसके पास रन आती है। अगले सीन में हम रिन को यू के घर पर देखते हैं। ये दोनों गेम खेल रहे थे मगर रिन को गेम खेलना जरा भी नहीं आता। मगर वो कहती है कि यू के साथ गेम खेलकर उसे काफी मजा आया। यू कहता है तुम्हारे साथ गेम खेलकर मुझे भी काफी मजा आ रहा है। रिन कहती है पर इतना मजा नहीं जितना तुम्हें एक्सेसरीज बनाते वक्त आता है। यू कहता है इस काम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मगर रिन कहती है कि लेना देना है, मैं हिमारी और तुम्हारी ही नंबर 1 बनना चाहती हूँ। मगर यू कहता है देखो मुझे जरा भी पसंद नहीं कि तुम इस तरह मेरे और हिमारी के बीच में अपनी नाक फंसाओ। मगर यहाँ रिन खुश होती है क्योंकि यू ने उससे ये बात कही और वो धीरे धीरे उसके साथ और कंफर्टेबल होता जा रहा है। यू कहता है शायद से तुम्हारा मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है। रिन कहती है हो सकता है पर मैं तुम्हें समझती हूँ। ये बात सुन यू रिन को अपने कमरे में लेकर आता है और रिन को एक एक्सेसरी दिखाता है जो उसने हिमारी के लिए बनाई थी। जिसके बाद यू रिन को बताता है कि उस दिन अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को कुचला चाहता हुआ थी। उसे बुरा तो लगा मगर इतना बुरा नहीं कि उसका दिल टूट जाए, और इसी वजह से उसके जहन में एक सवाल आया कि आखिर एक्सेसरीज बनाने के पीछे उसका पैशन क्या है। और अब उसे उसका जवाब मिल चुका है। वो एक्सेसरीज इसीलिए बना रहा था ताकि वो हिमारी के करीब रह सके। वो किसी भी कीमत पर हिमारी को खोना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसे बहुत सारी बातें समझ आई, फीलिंग्स क्या होती हैं उसे वो सब समझ आया। लेकिन ये बातें सुन रिन यू के सिर पर इस तरह से मारती है और कहती है कि तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। यू कहता है काश कि मैं तुम्हारी तरह होता, जिस तरह तुम अपने परिवार के काम में उनकी मदद करती हो, मेरी मदद करती हो, वो भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ। काश मुझ में भी तुम्हारी तरह इतना कॉन्फिडेंस होता। मगर रिन बताती है कि उसे अपने परिवार का काम करना पसंद नहीं है। वो तो उनकी मदद सिर्फ इसीलिए करती है क्योंकि वो उससे मदद मांगती है। और जब भी मैं तुम्हें हिमारी के साथ देखती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहती हूँ। आखिर मैं भी सिर्फ एक इंसान हूँ और तुम्हारे मुझे रिजेक्ट करने के बाद भी मैं हार नहीं मानने वाली क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन एक बार फिर से यू रिन से कह देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता और रिन कहती है कि तुम दूसरों के लिए एक्सेसरीज बनाकर उन्हें खुश करती हो, लेकिन अगर कोई उनकी वजह से अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो उसमें तुम्हारी गलती कहाँ से है। लेकिन अगर तुम एक्सेसरीज बनाना छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और फिर तुम जो भी करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ भी दूंगी। मैं तुमसे फिर पूछती हूँ तुम मुझ में और हिमारी में किसे चुनोगे। यू सोचने लगता है कि अगर वो सच में एक्सेसरीज बनाना छोड़ना चाहता है तब वो हिमारी को चुनकर एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, लेकिन वो एक ऐसी जिंदगी होगी जिसमें हिमारी नहीं होगी, और इसीलिए यू हिमारी को फिर से रिजेक्ट कर देता है। मगर इसके बावजूद भी रिन हार नहीं मानने वाली और अब वो यू से उसके साथ कहीं चलने को कहती है। वो यू को स्कूल में हिमारी के पास लेकर आती है जो पौधों को पानी दे रही थी। मगर हिमारी अभी भी यू से बात करने से मना कर देती है क्योंकि वो एक्सेसरीज बनाना छोड़ रहा है। और अगर यू चाहता है कि हिमारी उसे माफ कर दे तब हमेशा महीने में एक बार यू को एक दिन के लिए वो सारे काम करने होंगे जो हिमारी कहेगी। लेकिन ये बात सुन रिन हिमारी को इस तरह कूटने लगती है और अब हिमारी यू को सच बताती है कि उसने यू से टोक्यो जाने को लेकर झूठ कहा था। मगर यू कहता है कोई बात नहीं क्योंकि चाहे तुम्हारे टोक्यो जाने की बात छूटी हो पर ये बात सच है कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। ये बात सुनते ही हिमारी अपने ऊपर काफी सारा पानी डाल देती है। सो रिन यहाँ से टॉवल लेने चली जाती है और अब हिमारी यहाँ कहती है कि उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है यू को एक्सेसरीज बनाते हुए देखना, और जब भी वो आगे चलकर एक्सेसरीज बनाना शुरू करेगा हिमारी उसका साथ देगी। सो अब यू हिमारी को बताता है कि वो अब तक एक्सेसरीज इसलिए बनाता आया है क्योंकि वो हिमारी को खुश करना चाहता था। और उसकी ये बात सुन हिमारी यहाँ हंसने लगती है और कहती है अरे यू यार तू तो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, तू तो एक नंबर का भड़वा है। मगर असल में यू की बात सुन हिमारी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी और इसलिए वो यू के ऊपर चढ़ जाती है और पूछती है कि अगर तुम मुझे इतना पसंद करते हो तो मुझे डील करना शुरू क्यों नहीं कर देते। मगर यू कहता है नहीं तुम्हारे अलावा कोई भी चलेगी। और अब इनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन इसके बाद हमारी नजर एक मोहतरमा पर जाती है जो कि कहीं विदेश से आई है और इन्हें लेने के लिए शिंजी आता है। शिंजी पूछता है क्या तुम यहाँ रिन से मिलने आई हो। वो कहती है नहीं बल्कि मैं तो उस जूनियर को सबक सिखाने आई हूँ जिसने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया। दोस्तों ये मोहतरमा रिन की बड़ी बहन है और जिस जूनियर की ये बात कर रही है वो हिमारी है। वैसे इनका नाम कुरेहा है और हिमारी को सबक सिखाने में शिंजी भी इनका साथ देगा। अगले सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यू मिडिल स्कूल में था और यहाँ उसने हिमारी के बाद एक और दोस्त बनाया था। और जब यू अपने उस दोस्त के साथ जा रहा था तभी हिमारी उसके पास आती है। वो यू से कहती है ओहो तुमने तो एक और दोस्त बना लिया है। अरे वैसे तुम्हारा ये कोट बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदा। ये लड़का बताता है कि ये कोट यू की बहन का है और इसी तरह इनका ये फ्रेंड ग्रुप 3 लोगों का हो जाता है। और यू जब भी एक्सेसरी बनाता था हिमारी उसके पास आ जाती थी और क्योंकि हिमारी उसके साथ रहती यू को हमेशा ये लगता कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। मगर एक दिन यू का ये दोस्त यू से एक मदद मांगता है। जल्दी क्रिसमस आने वाला है, क्या मैं क्रिसमस के दिन हिमारी के साथ अकेले थोड़ा वक्त बिता सकता हूँ। यू अपने दोस्त को इनकार नहीं कर पाया। अब इसके बाद क्रिसमस के दिन हम यू को उसकी टीचर के साथ लंच करते हुए देखते हैं और वो अपनी टीचर से पूछता है टीचर अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे कि वो आपके एक और दोस्त के साथ वक्त गुजारना चाहता है तब आप क्या करते। मैडम यू को एक एग्जांपल देती है कि कई बार जब हम एक साथ कई प्रकार के बीजों को उगने के लिए डालते हैं तब वो बहुत खूबसूरत तरीके से उगते हैं। अब लंच के बाद जब यू अकेला बैठा था तभी हिमारी उसके पास आती है। यू पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो उसके साथ घूमने जाने वाली थी ना। हिमारी कहती है मैं उसके साथ बस इसीलिए गई थी क्योंकि उसने कहा था कि तुम भी वहाँ आओगी। वैसे यू उस लड़के ने मुझे कन्फेस किया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये प्लान बहुत घटिया था। यू कहता है वो काफी अच्छा लड़का है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते। मगर हिमारी उसे बताती है कि उस लड़के ने यू का इस्तेमाल किया हिमारी के करीब आने के लिए। ये बात जान यू को थोड़ा बुरा लगता है। सो हिमारी उससे कहती है कि किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो और मुझे उल्लू मत बनाना। जिसके बाद ये दोनों बाकी का टाइम एक साथ गुजारते हैं और यहाँ हिमारी यू का ये खूबसूरत डिजाइन देख पूछती है क्या तुमने ये मुझे ठीक कर बनाया है। क्योंकि दोस्तों हिमारी का मतलब सनफ्लावर होता है। यू शर्माते हुए कहता है ये तो बस इत्तेफाक है, मगर हम जानते हैं कि ये एक झूठ था। जिसके बाद हिमारी कहती है यू तुम जानते हो ना अगर मैं किसी और लड़के को डील करने लगी तब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। यू कहता है हम इस बारे में कल ही कह सकते हैं, हम दोनों को एक ही टाइम पर पार्टनर थोड़ी मिलने वाले हैं। हिमारी कहती है वो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक तुम सिर्फ मुझे देखना, समझे। यू कहता है हाँ बिल्कुल, आखिर मैं तुम्हारा इकलौता बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये बात सुन हिमारी खुश होकर यू से आकर इस तरह चिपक जाती है और कहती है पता है तुम्हारा ये डिजाइन और भी ज्यादा खूबसूरत बन सकता था अगर तुम मुझे और अच्छे से समझते। तो जब तुम मुझे अच्छे से समझने लगो तब एक और डिजाइन बनाना और मुझे जरूर दिखाना। और आज प्रेजेंट टाइम में हिमारी हमें बताती है कि उस जैसी खूबसूरत लड़की की जिंदगी में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पौधों को अच्छे से पानी देने के बाद हिमारी यू के पास जाती है, लेकिन यू उसके पास आने से बच रहा था क्योंकि वो रिन के साथ चैटिंग कर रहा था। सो हिमारी उससे कहती है कि तुम्हें चलते हुए फोन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन वो हिमारी की बात सुनता ही नहीं। लेकिन हिमारी हार नहीं मानती, वो यू के साथ समर वेकेशन को लेकर बातें करने लगती है और कहती है हम दोनों रात में एक साथ सोया करेंगे, ओके। ये बात सुन यू काफी पैनिक हो जाता है। हिमारी कहती है पैनिक क्यों हो रहे हो, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर तुम मेरे लिए वैसा तो नहीं सोचते ना। यू कहता है बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी रिन आकर हिमारी को इस तरह पकड़ के कहती है यू को परेशान करना बंद करो हिमारी। और इसके बाद रिन यू को इस तरह पकड़ के हिमारी को आंख मारते हुए यू को लेकर यहाँ से चली जाती है और हिमारी की आंखें फटी की फटी
रह जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन चाहती है कि यू उसे खाना खिलाए, मगर यू को तो बहुत शर्म आ रही थी और हमें जानने को मिलता है कि यू ने रिन को मैसेज करके उसकी मदद के लिए बुलाया था क्योंकि हिमानी उसके बहुत करीब आ रही है और यू को इस बात का डर है कि कहीं वो खुद पर से काबू ना खो दे, जिससे उनकी दोस्ती टूट जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन ये वाला जूस यू के हाथों से लेकर उसे वो जूस पीने को देती है जिसे वो लेकर आई है, क्योंकि वो वाला जूस तो यू हिमानी के साथ पीता है। रिन यहाँ यू से पूछती है अगर तुम हिमानी को पसंद करते हो तब तुम उसे डेट क्यों नहीं कर लेती। यू कहता है कि उसकी जिंदगी में प्यार से पहले उसका सपना है। जो रिन कहती है सच में तुम काफी सेल्फिश हो, तुम्हें प्यार भी चाहिए और अपना सपना भी, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी इसी ईमानदारी पर मेरा दिल फिदा है। अब शाम के वक्त जब यू किसी बारे में सोच रहा था तभी हिमानी पीछे से आकर यू को धप्पा कर देती है, खतरनाक वाला धप्पा, और फिर वो यू से कहती है तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, मुझे समर ब्रेक के लिए एक स्विमसूट खरीदना है। ये बात सुन पहले तो यू काफी बौखलाता है और फिर कहता है चलो हम रिन को भी इनवाइट कर लेते हैं। हिमानी कहती है अगर तुम यही चाहते हो तो कर लो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू के पास रिन आती है, लेकिन वो उसके पास आती ही उसका सिर इस तरह से पकड़ लेती है और कहती है तुम मुझे हिमानी के साथ स्विमसूट खरीदने के लिए इनवाइट कर रहे हो। अगर तुम्हें उसके साथ जाने में इतनी दिक्कत हो रही है तब उसे तुम मना क्यों नहीं कर देते। यू कहता है मैं कैसे मना करूं, वो मेरी दोस्त है। ये बात सुन रिन यू को तिरछी नजरों से देखने लगती है और कहती है कि आज उसे काम है इसलिए वो उसके साथ नहीं आ पाएगी। फिर अगले दिन हिमानी यू को स्विमसूट की दुकान पर लेकर आती है और जब यू यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है तब वो उसे जाने नहीं देती क्योंकि आज उसे यू की पसंद का ही एक स्विमसूट खरीदना है। ये बात सुन यू थोड़ा शर्माते हुए कहता है मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मगर दोस्तों यहाँ पर यू हिमानी से दूरी बनाए हुए था। अब इसके बाद हिमानी यू से पूछती है इनमें से मुझ पर कौन सा अच्छा लगेगा। यू कहता है ये दोनों ही अच्छे हैं। अब इसके बाद जब हिमानी इन्हें ट्राई करने जाती है तब वो धीरे से यू को बताती है कि इस वक्त उसने एक एडल्ट स्विमसूट पहना हुआ है। ये बात सुन यू परेशान हो जाता है, उसे लग रहा था कि हिमानी कोई खतरनाक सा स्विमसूट पहने हुए हैं और अब हिमानी धीरे धीरे यू को अंदर की ओर खींचने लगती है, मगर यू यहाँ इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो यहाँ से सीधा भाग निकलता है और फिर सीधा अपने घर आकर रुकता है। वैसे हिमानी ने एक नॉर्मल सा स्विमसूट पहना हुआ था। वहीं घर पर यू को उसकी बहन बताती है कि उनसे एक मेहमान मिलने आई है और ये होती है मिस कुरेहा। अब इसके बाद वो यू को बताती है कि तुम्हारे बारे में मुझे शिंजी ने सब कुछ बता दिया है। हमें जानने को मिलता है कि मिस कुरेहा और शिंजी पहले पड़ोसी रह चुके हैं और इसके बाद वो यू से कहती है क्या मैं तुम्हारी हिमानी को ले सकती हूँ प्लीज। दूसरी ओर हिमानी शिंजी के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। ये कुछ टाइम से काफी अजीब बिहेव कर रहा है और मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। शिंजी कहता है शायद से उसका दिल अब रिन पर आ चुका है। ये सुन हिमानी कहती है अभी मैं तुम्हारे सिर पर एक रैकेट मारूंगी और लड़वार के लिए शिंजी भी एक गमला उठा लेता है। सो हिमानी शिंजी को नहीं मारती और इसके बाद शिंजी से बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है लेकिन कुरेहा से बहुत कुछ करने वाली है। वहीं यहाँ मिस कुरेहा यू को बताती है कि ये काफी टाइम पहले ही डिसाइड हो गया था कि हिमानी मिस कुरेहा की एजेंसी को ज्वाइन करेगी, लेकिन फिर वो ज्वाइनिंग के लिए आई ही नहीं। यू कहता है ये मेरी गलती से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। कुरेहा कहती है माफी मत मांगो, मैं तुमसे बिजनेस की बात करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हिमानी को मनाओ ताकि वो हमारी एजेंसी को ज्वाइन कर ले और मुझे पता है कि तुम्हारा सपना एक स्टोर खोलने का है, लेकिन अभी तुम्हारा स्टोर खुला नहीं है तो तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी और क्योंकि हिमानी तुम्हारी मॉडल है तो तुम हमारी एजेंसी से अपने लिए एक अच्छी मॉडल चुन सकते हो। पर यू कहता है बकवास बंद करो, हिमानी कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें बेच दूं और मेरा स्टोर खोलने का सपना हिमानी के साथ है। अगर वही मेरे साथ नहीं होगी तब बाकी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। मिस कुरेहा कहती है ओह तो वो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है, आखिर वो भी क्यों ना, वो कितनी क्यूट है, लेकिन क्या करें वो अपना टैलेंट इस छोटी सी जगह पर सिर्फ बर्बाद कर रही है। यू तुम्हें जितना लगता है तुम उतने काबिल नहीं हो और अगर तुम इसी तरह से सेल्फिश रहे तो तुम यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड का टैलेंट जाया करवा रहे हो और इसके अलावा वो तो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर भी नहीं है, शायद तुम उसे इसीलिए नहीं जाने देना चाहती क्योंकि तुमसे पसंद करते हो है ना। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी हमारे साथ टोक्यो लेकर जा सकती हूँ, पर तुम्हें अपने सपने को छोड़ना होगा। यू तुम और हिमानी दोनों ही इस वक्त काफी इमेच्योर हो, तुम नहीं जानते कि सही फैसला क्या होगा, लेकिन तभी यू की मदद के लिए यहाँ हिमानी एंट्री लेता है। हमें जानने को मिलता है कि हिमानी को हिमानी ने कॉल करके सब बता दिया था, इसलिए हिमानी यहाँ बहुत तेजी से आ गया। कुरेहा कहती है तुम्हें शायद से गलतफहमी हो गई है, मैं तो यहाँ बिजनेस की बात करने आई हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच बहस होने लगती है और हमें जानने को मिलता है कि हिमानी और कुरेहा पहले लवर्स थे और अब एक्स। हिमानी कहता है मैं तुम्हें हिमानी और यू की दोस्ती के बीच नहीं आने दूंगा, लेकिन तभी कुरेहा हिमानी को कुछ दिखाती है जो देख हिमानी घबराकर कांपने लगता है। कुरेहा कहती है अगर तुम नहीं चाहती कि ये सब इंटरनेट पर फैल जाए तो इस मामले से दूर रहो। और इसके बाद ये रानी वही एक बार साइलेंट। कुरेहा अपने फोन को अपनी छाती में रख लेती है ताकि अब हिमानी ऐसी परिस्थिति में रानी कुरेहा से इस फोन को ना छीन पाए, लेकिन हिमानी यहाँ इस लकड़ी का प्रयोग करने की कोशिश करता है। सो कुरेहा फोन को साकुरा की ओर फेंक देती है, मगर हिमानी उसे वक्त रहते पकड़ लेता है और कहता है अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाओगी। मगर कुरेहा के पास बहुत सारे फोन्स में इसका बैकअप था और यूं यहाँ पहली बार हिमानी को इतना पैनिक होते हुए दिख रहा था। जिसके बाद साकुरा कहती है कुरेहा शायद से तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, लेकिन तुम इस तरह अपने आइडल्स दूसरों पर नहीं थोप सकती। सो यहाँ रानी कुरेहा कहती है मुझे लग रहा था कि मुझे तुमसे मदद नहीं मांगनी चाहिए थी साकुरा, चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम इस समर ब्रेक में एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस बना लेते हो यू तब मैं हिमानी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। और यहाँ हमें ये भी जानने को मिलता है कि कुरेहा का हिमानी के ऊपर कर्ज है और जब तक हिमानी उस कर्ज को नहीं चुकाती तब तक कुरेहा हिमानी को कोई भी काम करने के लिए ब्लैकमेल कर सकती है। देखा दोस्तों मैंने कहा था कुरेहा एक रानी है। कुरेहा कहती है इस वक्त सिर्फ तुम ही हिमानी की मदद कर सकते हो क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। यू कहता है अगर मैं तुम्हारी शर्त मान लूं तब क्या तुम उसका कर्ज माफ कर दोगी। वो कहती है अगर मैं हार गई तो हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो मैं हिमानी को अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद कुरेहा कहती है कि तुम्हें मेमोरीज ऑफ समर इस थीम पर अपना मास्टरपीस बनाना होगा और तुम्हारे पास अगस्त तक का वक्त है, मैं तब वापस आऊंगी, अभी के लिए बाय। और अब यू सोचता है कि क्या सच में उसमें इतनी काबिलियत है कि वो हिमानी को अपने पास बचा पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारी बात जानकर हिमानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कहती है मैं सीधा जाकर उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देती हूँ और भैया आप मेरा सारा कर्ज चुका देना। हिमानी गुस्से में कहता है ये सब तुम्हारे टोक्यो जाने के झूठ की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। दूसरी ओर रिन को अपनी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो यू को इस तरह से परेशान कैसे कर सकती है। साकुरा बताती है कि कुरेहा अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कर सकती है। कुरेहा यू के टोटली ऑपोजिट है। यू को ताकत मिलती है जब उसके आसपास के लोग उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुरेहा का ईगो ही उसे ताकत देता है। हिमानी कहती है अगर मैं भाग जाऊंगी तब सब सही हो जाएगा, मगर साकुरा कहती है जितना मैं कुरेहा को जानती हूँ वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आने वाले फ्यूचर में वो तुम्हारे स्टोर के बगल में ही अपना स्टोर खोलेगी तुमसे बदला लेने के लिए। तभी हिमानी कहता है कि यू तुम चिंता मत करो, अगर तुम हार जाते हो तो हिमानी को कुरेहा को सौंप देना, फिर मैं तुम्हारे साथ मिलकर स्टोर खोलूंगा। यू कहता है अगर ये बात है तब मैं हारूंगा ही नहीं। अब स्कूल में जूस पीते हुए यू सोच रहा था कि उसे कुछ करना पड़ेगा, तभी उसके पास हिमानी आती है। वो यू को ले जाने के लिए आई है ताकि ये दोनों समर मेमोरीज के लिए इंस्पिरेशन ले पाएं। यू कहता है तुम इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हो, तुम जानती हो ना हम पर कितनी बड़ी मुसीबत है। हिमानी कहती है मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगी और अगर गलती से तुम हार भी गए तब मैं उनकी एजेंसी को ज्वाइन करके उसे छोड़ दूंगी। यू कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। वो कहती है कोई बात नहीं, बस तुम जिंदगी भर मेरा ख्याल रखना। यू पैनिक होकर कहता है अरे ये बात ऐसे मत कहो यार, सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे शादी के लिए कह रही हो। हिमानी थोड़ा शर्मा कर कहती है तुम ऐसा समझ सकते हो। ये सुन यू कहता है तुम चिंता मत करो हिमानी, मैं कुरेहा से जरूर जीतूंगा। लेकिन तभी हिमानी हंसने लगती है, वो फिर से यू के साथ मजाक कर रही थी। अब इससे थोड़ी देर बाद इन दोनों के पास रहना आती है और वो हिमानी की हरकतें देख उसका मुंह पकड़ के उसे उठा देती है और फिर यू से कहती है चलो हम समर मेमोरीज के लिए इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। दूसरी ओर शिंजी से मिलने के लिए हिमानी आता है, जिसके बाद हिमानी उसे कहता है तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, आखिर तुम एक एथलीट बनना चाहती हो। शिंजी कहता है मैं ये सब बस कभी-कभार ही खाता हूं, हमेशा नहीं। हिमानी कहता है ये अच्छी बात है, वैसे क्या तुमने कुरेहा को मदद के लिए ऑफर किया था पर शायद उसने मना कर दिया। शिंजी कहता है ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, पर हकीकत तो ये है कि कुरेहा तुम्हें किसी वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रही है ना। ये बात सुन हिमानी परेशान हो जाता है और इसके बाद शिंजी कहता है मेरे लिए यू जरूरी है मगर इतना नहीं जितना मेरे लिए रिन जरूरी है। लेकिन हिमानी कहता है पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यू है, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, बाकी की चीजों से दूर रहो। दूसरी ओर ये तीनों लंच करते हुए सोच रहे थे कि समर मेमोरीज के लिए इंस्पिरेशन कहां से ली जाए। हिमानी सजेस्ट करती है कि यू को खूबसूरत फूलों की कई सारी तस्वीरें लेनी चाहिए ताकि उसे अपने डिजाइन से रिलेटेड
फिर आइडिया आए। यू कहता है इन सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो हिमानी कहती है कैसा रहेगा कि मैं और रिन कुछ आइडिया सोचे। हिमानी की बातें सुन रिन कहती है क्या तुम्हारे पास पहले से कोई अच्छा आइडिया है। सो हिमानी एक सिनेरियो बताने लगती है। एक लड़का अपनी क्लब प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा होता है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, लेकिन अचानक ही बारिश होने लगती है और वो दोनों थोड़ा भीग जाते हैं। लड़का देखता है कि उसकी दोस्त बहुत भीग चुकी है। तभी उसे रोकते हुए कहता है बस बस बस, ये कहानी कहीं और जा रही है। रिन कहती है ये कहानी काफी एडल्ट हो रही थी। हिमानी कहती है अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो तुम्हें बता दो। रिन शर्माते हुए कहती है कि जब तक यू मेरे साथ है तब तक तो किसी भी कहानी का कोई भी सिनेरियो मेरे लिए अच्छे से चल जाएगा। ये उन दोनों पर चिल्लाकर कहता है तुम दोनों फालतू की चीजें सोचना बंद करो। और इसके बाद यू कहता है अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। जिसके बाद हम तीनों को मेट्रो ट्रेन से कहीं जाते हुए देखते हैं। यू इन दोनों के साथ बीच पर आता है और जब रिन और हिमानी पानी में खेल रही थी तभी यू उनकी तस्वीरें ले लेता है। लेकिन हिमानी ने रिन को कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है। जिसके बाद इनकी बातें साइज के ऊपर होने लगती हैं कि किसका साइज ज्यादा है। वो तो देखकर पता चलता है यही देख हिमानी को अच्छा नहीं लगता और वो रिन को मारने के लिए दौड़ने लगती है। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो रिन और हिमानी की तस्वीरें देख रहा था। तभी वो दोनों आकर कहती हैं ये तस्वीरें कितनी प्यारी है ना। यू कहता है हाँ ये सब काफी अच्छा है पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमारी थीम पर सूट नहीं बैठेगा। लेकिन इनके पास अब बस 3 हफ्तों का वक्त है। लेकिन तभी यू दो बच्चों को गेम खेलते हुए देखता है और इसके बाद वो कहता है मैं एक जगह पर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद अगले दिन ये तीनों एक जगह पर आते हैं। ये एक स्कूल है जिसमें यू पहले पढ़ता था। यू यहाँ अंदर आता है जहाँ एक टीचर कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी और इनका नाम है यूमी। अब एक साथ बैठकर यू कहता है आपको अभी भी गेम खेलना पसंद है। यूमी कहती है हाँ वैसे तुम काफी वक्त के बाद यहाँ आए हो, क्या काम है बताओ। यू बताता है कि वो दूसरे लोगों का वर्क देखने यहाँ आया है। जिसके बाद मिस यूमी यू को कुछ बुक्स देती है। यू इस बुक को देखता है और इस बुक में यू और हिमानी की मिडिल स्कूल की एक फोटो होती है जहाँ ये दोनों एक साथ एक डिजाइन बना रहे हैं। और हमें जानने को मिलता है कि यू को हिमानी के लंबे बाल बहुत पसंद थे। जब हिमानी कहती है सच में तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। यू को समझाता है कि ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन इसके बाद मिस यूमी कहती है अगर तुम तीनों फ्लावर अरेंजमेंट करोगे तो तुम्हें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। लेकिन हिमानी कहती है कि वो सिर्फ देखेगी वो ये नहीं कहेगी क्योंकि दोस्तों हिमानी को इस तरह से चीजें सही से बनाना जरा भी नहीं आता। दूसरी ओर रिन और यू फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे थे। वैसे यहाँ पर रिन को भी ये काम करने में समस्या आ रही थी। सो यू रिन को सब कुछ सही करके बताने लगता है कि उसे क्या करना है। यू से सीखने के बाद रिन ऐसा करने की कोशिश करती है और इस बार वो इस काम को काफी बेहतर ढंग से करती है। यू भी उसकी तारीफ करता है। वहीं दूसरी ओर हिमानी हमें बताती है कि मिडिल स्कूल के दौरान जब एक बार यू काम कर रहा था तब हिमानी उसके ऊपर कूद पड़ी जिससे गलती से हिमानी के बाल जल गए और तब से हिमानी ने छोटे बाल रखना ही शुरू कर दिया। मगर यहाँ हिमानी सोच रही थी कि अगर वो फिर इनकी तरह थोड़ी और फेमिनिन होती, वो चाल ढाल वो लचीलापन, तो शायद यू की नस्लें हमेशा हिमानी पर ही रहती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिमानी यूमी सेंसे के साथ बैठ जाती है। मिस यूमी कहती है वो लड़की रिन वो भी यू को पसंद करती है ना। हिमानी कहती है हाँ पिछले 7 सालों से वो यू को लेकर सीरियस है। मिस यूमी पूछती है तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तुम्हें भी तो यू पर क्रश है। हिमानी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तब यू हिमानी को आकर बताता है उसने फैसला किया है कि वो अपना मास्टरपीस सनफ्लावर पर बनाएगा। जिसके बाद यू इन दोनों को अपना वो डिजाइन बताता है जो उसने मिडिल स्कूल में हिमानी के लिए बनाया था। मगर ये आइडिया असल में रिन का है। तभी मिस यूमी इन्हें एक जगह के बारे में बताती है जहाँ बहुत सारे सनफ्लावर्स हैं। अगले दिन हिमानी और यू उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं और रिन इनके साथ नहीं आ सकी, उसे कुछ काम था। लेकिन ट्रेन हम देखते हैं कि यू हिमानी के पीछे बैठा है। हिमानी उससे पूछती है मैं देख रही हूँ कि तुम काफी वक्त से मुझे अवॉइड कर रहे हो, क्या तुम रिन को मुझसे ज्यादा पसंद करने लगे हो। यू यहाँ पर हिमानी को ये बात नहीं बता सकता कि अब वो उसे एक दूसरे से ज्यादा मानने लगा है। सो यू यहाँ इतना कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें रिन की वजह से अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। हिमानी कहती है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। यू कहता है पागल हो गई हो क्या तुम। लेकिन इसके बाद हिमानी चाय खरीदने के लिए जाने लगती है ये कहते हुए कि तुम सामान का ख्याल रखना मैं अभी आती हूँ। वेंडिंग मशीन के पास हिमानी सोच रही थी कि लड़के कितने जल्दी बदल जाते हैं। दोस्तों एक बार हिमानी से किसी ने कहा था कि एक लड़का और एक लड़की हमेशा दोस्त नहीं रह सकते, उनमें से कोई एक दूसरे से प्यार करने लगता है और यू को भी मुझसे ज्यादा पसंद है और आखिर वो भी क्यों ना वो मुझसे ज्यादा क्यूट है और उसका फिगर मुझसे ज्यादा अच्छा है। तभी उसे सिंजी की कही बात याद आती है अगर तुम यू को अपना बनाना चाहती हो तब तुम्हें उसे अपने साथ टोक्यो लेकर जाना होगा। मेरा दोस्त यू तुम्हारे लिए अपने सपने को भी छोड़ने के लिए तैयार है। पहले हिमानी को लगा कि सिंजी मजाक कर रहा है लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि यू दिल का बहुत अच्छा है और यू के लिए रिन ही मुझसे ज्यादा बेहतर रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू और हिमानी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सनफ्लावर्स लगे हैं। हिमानी कहती है हम इनमें से अपने डिजाइन के लिए बेस्ट फूल चुनेंगे। मगर यू तो इतने सारे फूलों को देख बहुत उतावला हो रहा था। जिसके बाद यू यहाँ इन सब फूलों को देखने लगता है। फूल की पत्ती भी अच्छी होनी चाहिए, उनमें जान होनी चाहिए। हाँ जैसे कि ये फूल ये कितना अच्छा है और हिमानी पर काफी अच्छा भी लगेगा। वो हिमानी से कहता है कि देखो ये फूल बहुत अच्छा है पर जरा और फूल भी देख लेते हैं। जिसके बाद यू कुछ फूल चुनकर अब यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी भी वो सिर्फ फूलों को ही निहारे जा रहा था ताकि उसे कुछ और अच्छे फूल मिल जाएं। हिमानी सोचती है कि ये यू फूलों के अलावा कुछ और सोचता भी है नहीं। यहाँ पर यू हिमानी की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और इसलिए यहाँ हिमानी बहुत धीरे से कहती है आई लव यू और मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे देखो। और यही कहकर हिमानी दूसरी ओर मुड़कर जाने लगती है। मगर तभी यू उसके पास आता है। हिमानी को लगता है कि जो उसने कहा वो यू ने सुन लिया है पर ऐसा नहीं था। यू कहता है ये काफी सीरियस मैटर है इसलिए प्लीज यहाँ पर कोई मजाक मत करना। लेकिन यू की ये बेवकूफी भरी बातें सुन हिमानी उदास होकर यहाँ से भाग जाती है। भागते हुए हिमानी सोचती है ये बेवकूफ मेरी फीलिंग्स को समझता क्यों नहीं। लेकिन भागते हुए वो गिर पड़ती है। लेकिन उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो सही से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकती, आखिर उसे मेरे दिल की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही। लेकिन तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ यू पहुंच जाता है और वो उससे पूछता है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया था, तुम भागी क्यों। मगर अगले ही पल में हिमानी यू का ये फ्रेंडशिप बैंड उसके हाथ में देकर उसे किस कर लेती है और ये सीन काफी अच्छा है। अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो ये सोच परेशान हो रहा था कि हिमानी ने उसे किस किया। बेचारा से ज्यादा पैनिक हो रहा है। वो सोचने लगता है कहीं हिमानी ने मुझे इस वजह से किस तो नहीं किया क्योंकि वो मुझे वैसे पसंद करती है। मगर तभी वहाँ शिंजी आकर कहता है फूलों से अकेले अकेले क्या बात कर रहे हो। सो यू कहता है अब इतने भी भोले मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुम कुरिया के साथ उसके प्लान में शामिल हो। शिंजी कहता है कि उसने कुरिया के प्लान में शामिल होने की कोशिश की थी मगर कुरिया को अकेले काम करना ही ज्यादा पसंद है। यू कहता है लेकिन फिर भी तुम उसका साथ तो देख ही रहे हो है ना। शिंजी कहता है हाँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात सुन यू के होश उड़ जाते हैं। शिंजी कहता है अब इतना शौक क्यों रहा है, तू भी तो हिमानी को पसंद करता है और उसने तुझे किस भी किया है। यू हैरान होकर कहता है तुझे कैसे पता चला। वो क्या है कि यू इतना खुश होकर फूलों से बात कर रहा था कि शिंजी ने उसकी बात सुनी और इसके बाद शिंजी कहता है कि अब शायद तुम दोनों दोस्त नहीं रह पाओगे। यू कहता है हाँ शायद। सो शिंजी ये कहकर यहाँ से चला जाता है तो अब तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद यू सोचने लगता है कि शिंजी ने सही कहा मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर मैं इस लड़ाई में हार गया तो मैं हमेशा के लिए हिमानी को खो दूंगा। दूसरी ओर हम हिमानी को देखते हैं जो अपने हाथों का बना खाना खुद ही बड़े चाव से खा रही थी और इसी तरह मोहतरमा पूरा खाना अकेले खा जाती है। और इसके बाद भैंसे की तरह बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगती है जो उसने यू के साथ किया और यही सोचकर वो पैनिक होने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। वो सोचती है कि वो यू से बात कैसे करेगी और वो उससे किस बारे में बात करेगी, कोई रोमांटिक बात ना 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 कहीं ऐसा ना हो कि यू मुझसे नफरत करने लगे हे भगवान। लेकिन तभी उसे बाहर से अपने भाई की आवाज आती है इसलिए वो अपने कमरे से भागने के लिए जैसे ही खिड़की के पर्दे खोलती है उसका भाई वहाँ पहले से था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमानी अपने भाई को सब कुछ बता चुकी है। लेकिन यहाँ हिमानी उसे डांटता नहीं बल्कि उसकी तारीफ करता है ये कहकर कि वो अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रही। लेकिन इसके बाद वो कहता है वैसे मुझे भूख लग रही है मुझे डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन सारा डिनर तो हिमानी खुद ही खा चुकी है। और जब हिमानी को ये बात पता चलती है कि सारा खाना हिमानी ने अकेले खा लिया तब वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि यू ने सनफ्लावर्स से अपना मास्टरपीस बनाना शुरू कर दिया है। तभी वहाँ रिन आ जाती है यू के साथ लंच करने के लिए। वैसे इस वक्त यू ने इन सनफ्लावर्स को पानी में भिगोया हुआ है ताकि यू उन्हें एक अच्छा रंग दे सके। रिन कहती है इन फूलों को तुमने हिमानी के साथ किस करते हुए इकट्ठा किया है ना। वो कहता है नहीं पहले हमने इकट्ठा किया उसके बाद किस किया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शिंजी ने रिन को सब बता दिया है। रिन कहती है कि काश मैं वहाँ होती मैं हिमानी को तुम्हें किस करने ही नहीं देती। मगर दोस्तों ये जानने के
के बावजूद भी कि यू हिमानी से प्यार करता है और भले ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगी, रिन यू का पीछा नहीं छोड़ेगी। वो हिमानी की बेस्ट फ्रेंड बनेगी ताकि एक दिन हिमानी यू को रिन के साथ शेयर करे। ये वार्तालाप होने के बाद रिन यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वहाँ हिमानी आ जाती है। इससे पहले कि हिमानी कुछ कहती, रिन हिमानी को पनिशमेंट दे देती है और इसके बाद वहाँ से हंसी खुशी चली जाती है। लेकिन इसके बाद यू यहाँ हिमानी से कहता है, हिमानी कल जो हमारे बीच हुआ उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन वो बात मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं कुरेहा को हरा दूंगा। लेकिन इसके बाद यू को समझ नहीं आता कि वो हिमानी से क्या कहे, इसीलिए यू अपना काम करने लगता है। हिमानी के पूछने पर यू उसे बताता है कि वो इन सनफ्लावर से एक सनफ्लावर टियारा बनाने वाला है और ये जानने के बाद हिमानी यहाँ एक बहुत ही प्यारी मुस्कान देती है। अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ हिमानी बताती है कि वो अपने परिवार के साथ एक ट्रिप पर जाने वाली है। वहीं रिन को अपने फैमिली स्टोर में अपनी फैमिली की मदद करनी है। दोस्तों क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, इसीलिए यू को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी एक्सेसरी बनाने का काम कहाँ करे, क्योंकि घर पर उसकी बहन उसे बार-बार परेशान करती है। ये सुन हिमानी कहती है कि तुम हमारे घर आकर काम कर सकते हो। अगले सीन में हम यू को हिमानी के घर पर देखते हैं और यहाँ यू अपना एक्सेसरी बनाने का काम शुरू कर चुका है। कुछ देर बाद यहाँ हिमानी आता है यू के लिए बहुत ही शानदार खाना लेकर, लेकिन हिमानी और उसके पिता के बीच यहाँ बहस हो जाती है कि यू किसके द्वारा लाया गया खाना खाएगा। थोड़ी ही देर में यू अपनी एक्सेसरी बना लेता है जिस पर हिमानी उसकी काफी तारीफ करता है और इसके बाद जूस पीते हुए वो यू की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा टियारा सच में बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हारा जीतना पक्का है और उसके बाद सच में तुम मेरे जीजा जी बन जाओगे। लेकिन दोस्तों इसके अगले दिन यू देखता है कि उसका ये मास्टरपीस खराब हो चुका है। यू को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, आखिर फूलों में से उसका मॉइस्चर खत्म कैसे हो रहा है। शायद उसने कहीं गलती कर दी थी और अब इसे ठीक भी नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसीलिए हिमानी कहता है, मैं अपनी कार निकालता हूँ, हम कुछ और सनफ्लावर फूलों को लेने के लिए चलते हैं। मगर इस वक्त हिमानी ने शराब पी रखी थी क्योंकि वो यू की एक्सेसरी बन जाने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश था। इसीलिए ये दोनों अब एक टैक्सी से जाते हैं सनफ्लावर्स लेने, जिसके एक दिन बाद हम देखते हैं कि यू रात भर मेहनत करके फिर से एक और आइटम बना लेता है और इस दौरान हिमानी उसकी गोद में से रखकर सो रही थी और तभी वहाँ हिमानी आ जाता है जिससे हिमानी जाग जाती है। जाते ही वो कहती है कि मैंने काफी लंबे वक्त के बाद यू के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। और इसके बाद हम यू का ये नया आइटम देखते हैं और ये भी काफी खूबसूरत होता है। हिमानी कहता है, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इतने कम वक्त में एक और इतना प्यारा आइटम बना लिया। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कुरेहा यू का बना हुआ आइटम देखने वाली है। इसे देख कुरेहा कहती है कि ये तो कितना ज्यादा प्यारा है और इसको कितने डिटेल से बनाया गया है, मुझे काफी पसंद आया। उसकी ये बात सुन यू और हिमानी खुश हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल में कुरेहा कहती है, ये प्यारा है लेकिन मेरे लिए काफी नहीं। यू कहता है, शायद मैं कुछ भी क्यों ना बना लेता, तुम उसे देखकर यही कहती कि ये इतना अच्छा नहीं है ना। वो कहती है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, अगर तुमने इसे बनाने में अपनी जी जान एक करती होती तो मैं खुशी खुशी हार मान लेती, लेकिन इसमें वो बात नहीं है, ये तुम एक पुराना पीस उठाकर लाए हो है ना। ये बात सुन यू के होश हो जाते हैं। दोस्तों यू की सगी बहन साकुरा ने कुरेहा को सारी सच्चाई बताती थी। वो यू से पूछती है, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बनाया हुआ आइटम खराब हो गया था। यू यहाँ कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद कुरेहा कहती है कि चलो रिन अब घर चलते हैं। रिन अपनी बहन के साथ यहाँ से चली जाती है और अब यू अपनी बहन से पूछता है, तुमने आखिर कुरेहा को सच्चाई क्यों बताई। साकुरा कहती है, मुझे ये झूठ बोलने से ज्यादा सही लगा, तुम सच में एक्सेसरीज के काम को लेकर सीरियस नहीं हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। यू कहता है, आपके कहने का मतलब अपने जिन सपनों के लिए मैंने दिन और रात मेहनत की उनको लेकर मैं सीरियस नहीं हूँ। सो तभी साकुरा यू को वो आइटम दिखाती है जो स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स ने यू को वापस कर दिए थे और अब साकुरा यू को इन एक्सेसरीज की क्वालिटी देखने कहती है। यू जब इन्हें बहुत गौर से देखता है तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इन एक्सेसरीज की क्वालिटी जरा भी अच्छी नहीं है, पत्तियां कई जगहों से फटी हुई हैं। जिसके बाद साकुरा कहती है, पहले तुम अपनी एक्सेसरीज बनाने में जी जाने कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तुम इसे किसी गेम की तरह ले रहे हो जिसे खेलने में तुम सीरियस नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम के लायक हो, तुम्हारे लिए इस काम से ज्यादा रोमांस ज्यादा जरूरी है। तुम्हें एक्सेसरीज बनाने की कला को मजाक में नहीं लेना चाहिए। और ये सारी बातें सुन यू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और इसके बाद हिमानी को लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम हिमानी और शिंजी को देखते हैं और यहाँ हिमानी शिंजी से कहती है कि चाहे कुछ हो जाए वो कुरेहा के साथ टोक्यो नहीं जाने वाली, लेकिन शिंजी हिमानी को समझाता है कि उसे कुरेहा की एजेंसी को ज्वाइन करके टॉप पर पहुंचने के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने कुरेहा की एजेंसी को ज्वाइन कर लिया तब तुम्हारा नाम चारों ओर फैलने लगेगा, तुम काफी खूबसूरत हो, तुम हासिल सकती हो कि इस खूबसूरती का फायदा कैसे उठाया जा सकता है और इसके कुछ सालों बाद तुम यू के काम में उसकी अच्छे से मदद कर सकती हो। हिमानी कहती है, लेकिन मुझे यू को सपोर्ट करना है। शिंजी कहता है कि जब तुम यहाँ नहीं होगी उतने वक्त के लिए रिन उसका ख्याल रखेगी, लेकिन कुछ सालों की ये जुदाई बाद में तुम दोनों को हमेशा एक साथ रख सकती है और अगर कुछ सालों बाद भी तुम्हारे दिल में यू के लिए यही फीलिंग्स रहती हैं तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा वो हासिल करने में जो तुम चाहोगे। और ये वादा करके शिंजी यहाँ से चला जाता है। अब यही सब सोचकर हिमानी यू के घर आती है और अगले सीन में हम यू और हिमानी को शाम के वक्त एक साथ वक्त गुजारते हुए देखते हैं। यहाँ हिमानी कहती है, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो मुझे चीट मत कर देना। यू कहता है, चीटिंग की बात कहाँ से आई, हम दोनों एक दूसरे को डेट थोड़ी कर रहे हैं। हिमानी कहती है, तुमने सही कहा, वैसे मैं सोच रही हूँ एक फेमस मॉडल बनने के बाद मैं तुम्हारी एक्सेसरीज को प्रमोट कर सकती हूँ, जिसके बाद हम दोनों का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। लेकिन आज यहाँ इन दोनों के बीच जो भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं शायद उनका अंत हो सकता है। यू कहता है, हिमानी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ चल सकता हूँ, मैं अपना ये काम छोड़ दूंगा। मगर हिमानी कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम अपने काम से कितना ज्यादा प्यार करते हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए अपने सपनों को छोड़ दो। लेकिन इसके बाद यू हिमानी का हाथ थाम लेता है और यहाँ ये दोनों एक ऐसा फैसला लेते हैं जो कि भविष्य के लिए सही रहेगा। भले ही भविष्य के लिए इन्हें आज एक दूसरे से अलग ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन फिर एक दिन इन्हें उम्मीद है कि ये दोनों फिर से जरूर मिलेंगे। लेकिन देखते हैं वो एक दिन कब आएगा या फिर वो आएगा भी या नहीं। अगले सीन में हम हिमानी को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रही थी जिसमें फूलों के नामों के पीछे उनके मतलब के बारे में बताया गया था और आज हिमानी टोक्यो जाने वाली है। दूसरी ओर हम रिन को देखते हैं जो आज देर तक सोकर उठती है क्योंकि आज उसकी कोई क्लब एक्टिविटी नहीं है, लेकिन तभी उसकी मां उसे काम के लिए बुला लेती है। आज बेचारी रिन की छुट्टी थी लेकिन उसे अपनी बहन को यहाँ का काम करना पड़ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन डिलीवरी करने के लिए शिंजी के घर आती है जहाँ वो देखती है कि शिंजी बहुत खुश है क्योंकि हिमानी टोक्यो जाने वाली है और अब रिन यू को हासिल कर सकती है। और शिंजी की ऐसी अजीब सी हरकतें देख रिन इस तरह रिएक्ट करती है जिसके बाद रिन कहती है, लो मैं तुम्हारे लिए डिलीवरी लेकर आई हूँ। लेकिन वो थैले को देने से पहले शिंजी से पूछती है कि आखिर कुरेहा हिमानी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है। शिंजी कहता है, तुम ये जानकर क्या करोगी, तुम्हें तो हिमानी के जाने से फायदा है। रिन कहती है कि प्लीज शिंजी तुम मेरी बहन को रोक लो। शिंजी कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रिन कहती है, अगर तुमने मेरी बहन का प्लान चौपट कर दिया तो उनका तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा कि शिंजी ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया। वाह शिंजी, ये सब सुन शिंजी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर हिमानी यही रही तब तुम यू को पा नहीं पाओगी। वो कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन गलत तरीके से यू को पाना मुझे सही नहीं लगता और इसके अलावा चाहे कुछ हो जाए आखिर में यू होगा तो मेरा ही। ये देख शिंजी मन में कहता है, सच में दोनों बहनें पागल हैं। दूसरी ओर हिमानी को एक कॉल आता है जहाँ एक शख्स हिमानी से एक एहसान मांगता है। दूसरी ओर हम यू को देखते हैं जो अकेला बैठा यही सोच रहा था कि हिमानी के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा उदास था बेचारा। लेकिन इसके बाद वो खुद को समझाता है, आखिर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, बस कुछ ही सालों की बात है फिर वो वापस आ जाएगी। लेकिन तभी वहाँ शिंजी आकर कहता है, देखो तो जरा कितना परेशान हो रहा है मेरा प्यारा दोस्त, तुम जानते हो ना आज हिमानी यहाँ से जाने वाली है, मुझे लगता है कि
उसके जाने से पहले हमें थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। आओ बैठो, हो सकता है ये हमारी आखिरी बातचीत हो, क्योंकि तुम भी तो हिमाई के पीछे टोक्यो जाने वाले हो, है ना? तुम उसके लिए अपने सपने को छोड़ने के लिए तैयार हो, है ना? यूं कहता है मैंने ऐसा कहा, लेकिन इसके बाद शिंजी कहता है किसी एक लड़की के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में आखिर हर्जी क्या है? तुम एक एक्सेसरीज का स्टोर मत खोलना और बस एक नॉर्मल सी जॉब कर लेना। ऐसा करके तुम हमेशा उस लड़की के साथ रह पाओगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। और मैं जानता हूं कि तुम इस बात से डरते हो कि अगर तुमने एक्सेसरीज बनाना छोड़ दिया तो तुम फिर से पहले की तरह बोरिंग हो जाओगे और फिर शायद हिमाई भी तुम्हें अपना पूरा इंटरेस्ट खो दे। मैं समझ चुका हूं, तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते, तुम तो बस अब तक हिमाई के खूबसूरत होने का फायदा उठा रहे थे। मगर यूं यहां हिमाई को याद करते हुए शिंजी से गुस्से में कहता है आखिर तुम जानते ही क्या हो? तुम्हें पता भी है कि मैं और वो एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते हैं और चाहे वो मेरे सपने के लिए मेरा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा उससे मोहब्बत करता रहूंगा। और ये कहकर वो शिंजी को धक्का दे देता है। शिंजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब सिर्फ एक काम है जो तुम्हें करना चाहिए। और शिंजी के ये कहते ही यू यहां से भाग पड़ता है। वो जानता है कि उसे क्या करना है और यहां शिंजी कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह अपनी पसंदीदा औरत को खोकर अपनी बेजान जिंदगी जियो। यू भागते हुए उन सभी लम्हों को याद कर रहा था जो उसने अब तक हिमाई के साथ बिताए थे। यही सब याद करते हुए भागते हुए यू कहता है मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ ये चाहता हूं कि वो हमेशा अपनी उन खूबसूरत नजरों से सिर्फ मुझे देखे। लेकिन भागते हुए बेचारा गिर भी पड़ता है जिस वजह से उसके पैर में मूंछ आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो चलता है क्योंकि वो जल्द से जल्द हिमाई के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर हम हिमाई को देखते हैं जो जाने के लिए तैयार थी और वो यहाँ खड़ी सिर्फ ये सोच रही थी कि वो कितनी ज्यादा कायर है, वो उसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। पर इसके बावजूद भी वो इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। कुरेहा को ट्रैफिक की वजह से आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हिमाई सोचती है कुरेहा ने उसे कहा है कि उसके लुक्स ही उसका टैलेंट है और अपने लुक्स के टैलेंट से वो यू की मदद कर सकती है। मगर उसके ज़हन में एक और सवाल आता है कि आखिर उसकी जिंदगी में उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? और जवाब भी वो जानती थी यू के साथ गुजारा हुआ उसका वक्त। वो कहती है मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ना खूबसूरती, ना दोस्त, ना ही परिवार। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यूं मुझसे प्यार करे। और यही कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वहां रहना चाहती है। हिमाई पूछती है क्या तुम यहाँ मुझे अलविदा कहने आई हो? मगर रिन कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ शुक्रिया कहने आई हूँ क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ये सिर्फ मेरा होगा। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे सपने तुम्हारी फीलिंग्स से ज्यादा जरूरी है? हिमाई कहती है और क्या, ऐसा करके मैं यू को सपोर्ट कर पाऊंगी। एक मॉडल बनने के बाद मैं और यू फ्यूचर में एक स्टोर खोलेंगे। रिन पूछती है लेकिन क्या सच में तुम यही चाहती हो? हिमाई चिल्लाकर कहती है मैं चाहूँ या ना चाहूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रिन कहती है चलो मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे और यू के लिए मैं तुम्हारी जगह चली जाती हूँ। बस बदले में तुम मुझे यू दे देना और जब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगी तुम बस यू का ख्याल रखना और मेरे वापस आने पर तुम मुझे यू सौंप देना। लेकिन रिन के साथ ये वादा करने में हिमाई बहुत हिचक जाती है और उसे यहाँ एक बात का एहसास होता है कि उसने यू को नहीं ढूंढा था बल्कि यू ने उसे ढूंढा था। और जब वो यही सोच रही थी तब रिन कहती है आखिर क्यों तुम हमेशा अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाती आई हो? तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। और ये बात सुन हिमाई रोते हुए रिन के गले लग जाती है और फिर वो रोते हुए कहती है मैं यू को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है और मुझे ही इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। रिन कहती है कि इस तरह रो मत, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हो ताकि अपने सपने को हकीकत बना पाओ। रिन ये भी बताती है कि उसकी माँ ने ऐसा हॉबी एक बेकरी स्टोर खोला था लेकिन अपने वो करने में बहुत मजा आता है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम अपने सपने के लिए अपने आज को नहीं खो सकते। और क्या सच में यू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका स्टोर है? और उसके ये कहते ही वहाँ भागते हुए आता है यू को देख हिमाई खड़ी हो जाती है। यू सीधा उसके पास आकर कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ हिमाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें या अपने सपने को किसे चुनूं, लेकिन मैं तुम दोनों को ही खोना नहीं चाहता। हिमाई कहती है पर मेरे पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। सो यू कहता है तुम मेरे लिए यहाँ से जा रही हो, है ना? लेकिन मैं कहता हूँ हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए किसी सपने की जरूरत नहीं है। मैं सच में तुमको खोना नहीं चाहता, तुम वो जो मुझे सबसे ज्यादा समझती हो। और अगर तुम मेरे लिए मुझे छोड़कर जा रही हो तो प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी में जिंदगी नहीं। ये बातें सुन हमारी इससे पहले की कुछ कहती वहाँ कुरेहा आ जाती है और उसके वहाँ आती है यू कहता है कि प्लीज हमें एक और मौका दीजिए। लेकिन कुरेहा कहती है मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैंने तुम्हें वो एक मौका हिमाई के लिए दिया था, उसे मेरे साथ चलना ही होगा अपना कर्ज उतारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ शिंजी आकर कहता है मैं हिमाई का कर्ज उतारने के लिए तैयार हूँ और वो एक थैले भर पैसे कुरेहा के ऊपर दे मारता है जिससे कुरेहा वहाँ गिर जाती है। रिन कहती है तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? शिंजी कहता है मैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आया हूँ। और तभी वहाँ कार लेकर हिमाई भी आ जाता है। कुरेहा कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दोगे। शिंजी कहता है मैंने कहाँ धोखा दिया, बल्कि तुमने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया था। वैसे अब तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं। और अब इसके बाद कुरेहा कुछ नहीं कहती, लेकिन वो जाते वक्त गुस्से में हिमाई की गाड़ी पर लाते जरूर मारती है। हिमाई कहता है पागल हो गई है क्या? और इसके बाद वो इन सभी को बाय बाय कहकर गाड़ी में बैठ जाती है। हिमाई भी पैसे की थैली लेकर गाड़ी में बैठकर कुरेहा को लेकर यहाँ से निकल जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। शिंजी ने समझाता है कि कुरेहा के लिए ये एक लोन की तरह था। लोन चुकते ही वो यहाँ से चली गई और फिर शिंजी कहता है अब तुम तीनों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, एक साथ स्कूल में रहकर पढ़ाई करो, मेरी वेल विशेस तुम तीनों के साथ हैं। और वैसे भी अगर हिमाई यहाँ से चली जाती तब तुम तीनों की ट्रायंगल लव स्टोरी में इतना मजा नहीं आता, इसलिए अच्छे से मुझे एंटरटेन करते रहो। उसकी ये बातें सुन इनके फ्यूज उड़ जाती हैं। जिसके बाद शिंजी कहता है चलो सब कुछ सही हो गया, अब किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, बिल हिमाई भी करेगी। हिमाई कहती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली। जिसके बाद ये सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, सभी बहुत एंजॉय करते हैं हिमाई के अलावा, क्योंकि उसे सारा बिल भी करना है। अब इसके बाद शाम के वक्त एक साथ जाते हुए हिमाई यूज कहती है तुम्हें ना उस शिंजी से दूर रहना चाहिए, भगवा कहीं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में ना फंसा दे। यू कहता है उसका नहीं पता पर तुम जरूर मुझे फंसा देती हो। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने सपने को छोड़ रहा हूँ। हिमाई पूछती है क्यों, क्या हो गया? यू कहता है तुम समझती हो कि ये दिक्कत है जो हमें सॉल्व करनी है। मैं इस वक्त अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा हूँ और इस बात का एहसास मेरी बड़ी बहन साकुना ने मुझे करा दिया है। हिमाई पूछती है मतलब अब तुम एक स्टोर नहीं खोलोगे? यू कहता है ऐसा नहीं है, मिडिल स्कूल में हमारा सपना था कि हम 30 साल की उम्र तक अपना एक स्टोर खोलेंगे, है ना? और सिर्फ इसी सपने पर अपना पूरा ध्यान देने की वजह से मैं बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जैसे मैं किस तरह ग्रेड स्कूल में फूलों को मुरझाने से बचाता था, उन्हें जिंदा रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करता। और शायद मेरी बहन को इसी बात का बुरा लगा था क्योंकि शायद मैं ये भूल चुका था कि मैंने शुरुआत ही क्यों की थी। लेकिन अब मैं और बड़े सपने देखूंगा जिसमें एक स्टोर खोलना तो बस मेरे सपने का हिस्सा होगा, बल्कि मेरा सपना नहीं। और मैं शायद थोड़ा सेल्फिश हूँ जिसे अपनी जिंदगी में सब कुछ चाहिए, सपना भी और प्यार भी। लेकिन मैं इस काबिल बनूंगा कि मैं ये सब डिजर्व करूँ। मैं और मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि फिर कभी तुम्हें मेरे लिए कुछ भी सैक्रिफाइस ना करना पड़े। और मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ तब तक मेरे साथ रहो जब तक मेरा स्टोर नहीं खुलता, बल्कि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। क्योंकि ये बात हिमारी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। लेकिन अगली पल में यू हंसने लगता है। हिमारी कहती है तुम मजाक कर रहे थे? लेकिन जी भर हंसने के बाद यू हिमारी को उसकी बेस्ट फ्रेंड दिखाता है जो हिमारी ने उतारती थी, यानी कि अब ये दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मगर तभी यू कहता है मैंने इस अंगूठी के बारे में तुम्हें एक बात नहीं बताई, इसके अंदर एक पर्पल ट्यूलिप सीड है जिसका मतलब अनंत प्यार होता है। और शायद अब इस लम्हे के बाद यू और हिमारी बेस्ट फ्रेंड ना सही बल्कि कुछ उससे ज्यादा हो गए हैं। जिसके बाद हम यू और हिमारी को स्कूल में देखते हैं। यू फिर से हिमारी को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रहा था। तो हिमारी पूछती है तुम मुझसे प्यार करते हो ना? यू शर्माते हुए कहता है हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर क्योंकि हिमारी उसके ऊपर अपना वजन डाल रही थी इसलिए वो दोनों गिर पड़ते हैं। देखो भाई लोग किस तरह गए हैं। और यहाँ हिमारी जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रही थी, ये दोनों किस करने के लिए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन उनके किस करने से पहले ही ये दोनों यहाँ आ जाते हैं। हिमारी कहती है तुम दोनों हमेशा गलत वक्त पर क्यों आते हो? हमारे बीच का इतना अच्छा मोमेंट खराब हो गया। मगर हिमारी इन दोनों के लिए क्यों किस लेकर आई थी? ये तो जल्दी से इनके बीच आकर बैठ जाता है और इसी तरह इनके बीच काफी अच्छे से सब कुछ चलता रहता है। और इन चारों के बीच ये सब कुछ अच्छे से हो रहा था, मतलब इनके बीच लव ट्रायंगल और साथ में एक और दोस्त है। मगर क्या लगता है आखिर में क्या होगा? क्या यू रिन और हिमारी दोनों से शादी कर लेगा? तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ये भी
बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। वैसे यहाँ इस कहानी का अंत होता है। सायोनारा।